हेलो, गुड आफ्टरनून। लेट्स स्टार्ट भारतीय न्याय संहिता। टॉपिक इज पनिशमेंट। सेक्शन 4 to 13 हम आज डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स पर्पज से भी इम्पोर्टेंट है, और बट अब कुछ जुडिशरी में पनिशमेंट के बारे में भी पूछा जा सकता है, जैसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, उससे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। डेथ पनिशमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट क्या है, कम्युनिटी इंटरेस्ट, कम्युनिटी सर्विस क्या है, जो न्यू एड ऑन हुआ यहाँ पे। छोटे छोटे क्वेश्चन भी यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। तो दोनों पर्पज से एक तरह से इम्पोर्टेंट है। कुछ एक सेक्शन है जो सिर्फ प्रीलिम्स पर्पज से है, कुछ एक जो मेंस में भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 4। सेक्शन 4 एंड चैप्टर नंबर, कौन सा चैप्टर नंबर है? 2। देखो, अब जो चैप्टर नंबर 2 है आपका, वो टॉक्स अबाउट पनिशमेंट। पहले तो हमने ये देखना है कि जो चैप्टर नंबर 2 है, कई बार आपको हो सकता है कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए कि चैप्टर नंबर 2 किससे डील करता है, किससे डील कर रहा है? पनिशमेंट से डील कर रहा है। अभी तक हमने जो रीड किया सेक्शन, जब ऑफेंस हमने डिस्कस किया था, बीएनएस के अंदर ऑफेंस कौन सा है? वीएनएस के अंदर वही टर्म को हम ऑफेंस बोलेंगे जो पनिशेबल है, जो पनिशेबल है। जो टर्म डिफाइंड है बीएनएस के अंदर बट वो पनिशेबल नहीं है, वो नॉट एन ऑफेंस अंडर बीएनएस। तो पनिशमेंट क्यों देंगे हम? पहला तो ये क्वेश्चन है। देखो, मैं सिर्फ डायरेक्ट नहीं करवाऊंगा, इसको डिटेल डेप्थ में समझो इसको। मेंस पर्पज से भी और आपका प्रीलिम्स पे से, डायरेक्ट पे तो आ जाएंगे, लैंग्वेज समझ जाएंगे। तो ऑब्जेक्ट ऑफ द पनिशमेंट क्या होता है? टू प्रोटेक्ट द सोसाइटी फ्रॉम ऑफेंडर। अब छोटी छोटी चीजें लिखते रहा करो, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है? पनिशमेंट का ऑब्जेक्ट क्या होता है? जनरली ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो सकता है मेंस में ना आए, प्रीलिम्स में ना आए, या प्रीलिम्स में सेक्शन बेस पे ही आ जाए, ठीक है। बट कुछ जो इसकी, इसका रीजन, इसके पीछे का जो रीजन है, पनिशमेंट क्यों प्रोवाइड की गई है? पनिशमेंट इज टू प्रोटेक्ट द सोसाइटी फ्रॉम ऑफेंडर एंड डेटर क्रिमिनल फ्रॉम कमिटिंग क्राइम। उसको प्रिवेंट किया जाएगा। क्लियर? तो इट ऑल्सो हेल्प टू रिफॉर्म देम। उनको रिफॉर्म करने के लिए भी हम इनको यूज करते हैं। एंड टर्निंग देम इनटू लॉ अवॉइडिंग सिटीजन। आज की डेट में तो बहुत ज्यादा रिफॉर्मेटिव जो थ्योरी है। अब देर आर, जब पनिशमेंट का ऑब्जेक्ट अगर आपने लिख लिया होगा, तो यहाँ पे क्लियर होता है कि कितनी तरह की पनिशमेंट की थ्योरीज है। अभी मैं सेक्शन पे नहीं जा रहा हूं कितनी पनिशमेंट बीएनएस के अंदर है, अभी हम जा रहे हैं पनिशमेंट, जो वर्ड यूज किया गया है। तो 4 तरह की थ्योरीज होती है, आप खुद से लिखते रहना। 4 तरह की थ्योरीज होती है। एक थ्योरी है आपका डेटेरेंट थ्योरी, DETERRENT, डेटेरेंट थ्योरी। सेकंड, रिफॉर्मेटिव थ्योरी, सॉरी प्रिवेंटिव लिख लो सेकंड, प्रिवेंटिव, PREVENTING, प्रिवेंटिंग थ्योरी। एंड थर्ड, अब देखो पनिशमेंट, जब हम जूरिस्प्रूडेंस एसेंस देखते हैं, पनिशमेंट किस थ्योरी पे आपका बेस है उसका? प्रिवेंटिव थ्योरी। देन रिट्रिब्यूटिव थ्योरी, रिट्रिब्यूटिव थ्योरी। एंड देन लास्ट इज रिफॉर्मेटिव थ्योरी, रिफॉर्मेटिव थ्योरी। ठीक है। ये 4 तरह की थ्योरीज है जिनके बेसिस पे हम पनिशमेंट क्या करते हैं? अपना स्टैब्लिश करते हैं। अब पहले, सबसे पहले डेटरेंट थ्योरी की अगर बात हम करें, तो ऑब्जेक्ट ऑफ दैट डेटरेंट थ्योरी का ऑब्जेक्ट क्या है? दिस थ्योरी, जो भी ये थ्योरी है, जो ये इस थ्योरी के अंदर, टू प्रिवेंट द रॉन्ग डोर फ्रॉम कमिटिंग रॉन्ग सेकेंड टाइम। डेटरेंट थ्योरी के अंदर क्या होता है? टू प्रिवेंट द रॉन्ग डोर, रॉन्ग डोर जो अक्यूज्ड है, जो क्रिमिनल है, फ्रॉम कमिटिंग अ रॉन्ग सेकेंड टाइम एज वेल एज, सेकेंड टाइम और साथ में, एज वेल एज सेटिंग एन एग्जाम्पल टू अदर्स, setting an example to others who have criminal tendencies, who have criminal tendencies। अब इस थ्योरी के अंदर हम क्या करते हैं? एक तो सेकेंड टाइम वो क्राइम ना करे, दूसरा, दूसरों के लिए ये मैसेज आए
जो क्रिमिनल टेंडेंसी रखते ताकि अगर उन्होंने वो ऐसा क्राइम किया तो उसको ऐसी सजा मिलेगी। ठीक है, इस थ्योरी के अंदर। एंड द काइंड ऑफ जो पनिशमेंट है अंडर दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अंदर जो पनिशमेंट जो काइंड है, डेटर द क्रिमिनल फ्रॉम एंगेजिंग इन क्रिमिनल एक्टिविटी अगेन, कि मतलब उसको एक तरह से प्रिवेंट किया जा रहा हम ताकि वो दूसरी क्रिमिनल एक्टिविटी में एंगेज ना हो। ठीक है, इन इन दैट केस एक जो सोसाइटी है, सोसाइटी में जो क्राइम है, क्राइम ऑलवेज अगेंस्ट द सोसाइटी, तो क्रिमिनल के लिए जब हम कोई सजा देंगे तो वो जो सोसाइटी के अंदर मेन कैन जो लोग रह रहे हैं उनके लिए भी एक एग्जाम्पल सेट हो जाता है, उस सोसाइटी के अंदर जिस सोसाइटी से वो बिलोंग कर रहा है। ठीक है, सेकेंड थ्योरी बोलती है प्रिवेंटिंग थ्योरी। आप लिखते रहिए, मैंने बोला आपको लिखते रहो इसमें, प्रिवेंटिंग थ्योरी। अब जो जो इन थ्योरी है, ये इसका जो ऑब्जेक्ट है प्रिवेंटिंग क्राइम, प्रिवेंटिंग ऑफ क्राइम, ऑब्जेक्ट ऑफ दिस थ्योरी इज प्रिवेंटिंग ऑफ क्राइम। क्लियर? तो द ऑफेंडर आर डिसेबल फ्रॉम कमिटिंग क्राइम, ऑफेंडर इसमें लिख सकते हैं द ऑफेंडर्स आर डिसेबल फ्रॉम, ऑफेंडर्स आर डिसेबल फ्रॉम कमिटिंग क्राइम as they are awarded punishment like, as they are awarded punishment death like death death comma life imprisonment etc। देखो, ये थ्योरी भी एक तरह से सिमिलर है डेटरेंट थ्योरी की तरह। इट ट्राई टू सम सिक्योर नॉन अकरेंस ऑफ क्राइम, ये भी एक तरह से सिक्योर करती कि इस तरह से क्राइम आगे ना हो। ठीक है, क्लियर हो गया यहां पे। देन रिट्रीब्यूटिव थ्योरी, रिट्रीब्यूटिव थ्योरी क्या होता है? रिट्रीब्यूट थ्योरी होता है आई फॉर एन आई, मतलब आंख के बदले आंख। समझ रहे हो? रिट्रीब्यूटिव थ्योरी का मतलब है आई फॉर एन आई, या फिर अ टूथ फॉर अ टूथ। मतलब अगर किसी ने किसी के टूथ को एस्कमुलेट कर दिया है, ठीक है, तो उसको उसी को भी वो सेम पेन हम देंगे जो पेन उस विक्टिम को हुई थी। रिट्रीब्यूटिव थ्योरी बोलते हैं इसको। दिस थ्योरी बिलीव दैट, लिख लो, पहले लिख लिया, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ आई फॉर एन आई, आई फॉर एन आई एंड अ टूथ फॉर अ टूथ। ठीक है, एंड दिस थ्योरी बिलीव दैट द गिल्टी पर्सन शुड सफर पेन, दिस थ्योरी believes that the guilty person should suffer pain in the same manner, should suffer pain, should suffer pain in the same manner as victim has suffered, as victim has suffered, full stop। मतलब ये थ्योरी एक तरह से ग्रेटिफाई किसको करती है? रिवेंज और रिट्रीब्यूशन। एक तरह से उससे सेम टाइप और रिवेंज हम लेंगे किससे? एक्यूज से। देन लास्ट इज रिफॉर्मेटिव थ्योरी, लास्ट इज रिफॉर्मेटिव थ्योरी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑब्जेक्ट ऑफ पनिशमेंट इज रिफॉर्मेटिव। रिफॉर्म समझ लो, रिफॉर्मेटिव, उसको रिफॉर्म करना, हमने बदलना है उस आदमी के, उसके मेंटल स्टेटस को बदलना है, उसको अच्छा इंसान बनाना है। ठीक है, उसको लॉ अबाइडिंग सिटीजन बनाना है हमने। तो ऑब्जेक्ट ऑफ पनिशमेंट इज द रिफॉर्मेशन ऑफ द ऑफेंडर। आज की डेट में इस पे बहुत काम हो रहा है, रिफॉर्मेशन ऑफ द ऑफेंडर। ठीक है, देन पनिशमेंट इज गिवन टू एजुकेट, इसमें क्या दिया, जो पनिशमेंट है उसको एजुकेट किया जाएगा। रिफॉर्म द ऑफेंडर, punishment is given to educate and reform the offender so that he can lead a good life, lead a good life in society। ठीक है, जनरली ये थ्योरी बेस्ड करती है कि अगर कोई पर्सन क्राइम भी कमिट करता है, इसका मतलब ये नहीं है उसकी ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ है वो सीज हो जाती है। क्राइम किया है, कई बार फर्स्ट टाइम ऑफेंडर होते हैं,
उसमें क्राइम करता है, फिर भी उसकी लाइफ सीज नहीं होती। ह्यूमन लाइफ एक वेल ह्यूमन बीइंग, या फिर अच्छा एजुकेट, अच्छी लाइफ उसको मिलनी चाहिए, ठीक है। क्लियर? उस बेसिस पे उस पर काम किया जाता है। अब नाउ दीज आर द थ्योरी रिलेटेड टू पनिशमेंट, बट सेंटेंसिंग पॉलिसी क्या है? अब सेंटेंसिंग पॉलिसी अंडर बीएनएस, सेंटेंसिंग पॉलिसी अंडर बीएनएस, सेक्शन 4, सेक्शन 4 बीएनएस। अब देखो आईपीसी के अंदर भी सेक्शन 53 था, तो अब ये सेक्शन 4 है बीएनएस के अंदर कि पनिशमेंट किस तरह दे, कितनी पनिशमेंट्स प्रोवाइड की गई है, ठीक है। देन अब सेक्शन 4 टॉक्स अबाउट नेचर ऑफ पनिशमेंट। किसकी बात कर रहा है? नेचर ऑफ पनिशमेंट। जब हम बीएनएस के सेक्शंस को देखेंगे तो वहां पे अलग अलग पनिशमेंट होगी। कहीं पे डेथ पनिशमेंट है, कहीं पे इम्प्रिजनमेंट है, कहीं फाइन है, कहीं पे इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन, कहीं पे बोथ है, ठीक है, कहीं ओनली फाइन है। तो सेक्शन 4 ऑफ बीएनएस डिटरमिन द नेचर ऑफ पनिशमेंट दैट कैन बी गिवन वंस द अक्यूज इज कन्विक्टेड। जब अक्यूज को कन्विक्टेड किया जाएगा, जब फिर कोर्ट अवॉर्ड करेगा, क्या करेगा? सेंटेंस अवॉर्ड करेगा। अप्रोप्रिएट जो सेंटेंस होगी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रायल कोर्ट, ठीक है। वो कहां पे दिया है? सेक्शन 4 के अंदर है। कुछ नेचर बताता है कि किस किस तरह की पनिशमेंट इस बीएनएस के अंदर यहाँ पे एड ऑन है। हम इसके लिए सारे सेक्शन को नहीं देखेंगे, हम क्या देखेंगे? सेक्शन 4 में देखेंगे कि बीएनएस के अंदर कौन कौन सी पनिशमेंट प्रोवाइडेड है, कितने टाइप के पनिशमेंट है। वो कहां पे दिया है? सेक्शन 6 के, सेक्शन 4 में, ठीक है। क्लियर? ठीक है। अब अगर आप देखोगे सेक्शन, जब बीएनएस का देखोगे आप, बीएनएस में दो तरह के पनिशमेंट होगी। एक, टू द एक्सटेंट ऑफ इतना ईयर, इम्प्रिजनमेंट टू द एक्सटेंट ऑफ 10 years। एक जगह होगा मिनिमम 10 years एंड एक्सटेंड टू 15 years। जैसे अब देखो जनरली मैंने क्या बोला? डिस्क्रिशन पावर ऑफ द कोर्ट। ऐसा कोई रूल नहीं है जितना, जैसे थेफ्ट के लिए मान लो 3 year पनिशमेंट है, थेफ्ट के लिए कितनी है? 3 year। ऐसा जरूरी नहीं है कि 3 साल की सजा उसको मिलेगी। डिस्क्रिशन पावर ऑफ द कोर्ट। हो सकता है 3 साल की सजा तो मैक्सिमम पनिशमेंट है थेफ्ट के लिए, बट कोर्ट ने उसको कितनी अवॉर्ड की? 6 month। कोर्ट ने हो सकता है 1 year अवॉर्ड की, हो सकता है कोर्ट 3 year कर भी सकता है, डिपेंड अपॉन द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। बट एक और चीज है जहां पे बीएनएस के अंदर, देखो ये जो चीज है ना, ये सेक्शन से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि उसको समझना, ये दिया क्यों है ऐसा। कहीं पे लिखा होगा मिनिमम 1 year विच मे एक्सटेंड टू 3 years। यहां पे कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पावर नहीं चलेगी। यहां पे कोर्ट इज बाउंड बाय सच सेक्शन, बाउंड बाय बीएनएस, क्योंकि उसको मिनिमम 1 year तो देनी ही पड़ेगी। अगर वो चाहे 6 month, तो इसमें 6 month नहीं होगा, 2 month नहीं होगा। हाँ, 1 year तो मिनिमम मैंडेटरी है, बट विच में एक्सटेंड टू 3 years। वो हो सकता है 1 साल, 1.5 years के दे दे, 2 years की दे दे, लेकिन 1 साल से कम इन केसेस में नहीं दे सकते। जहां पे मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड है वहां पे मिनिमम उतनी मैंडेटरी है, उतनी देनी ही पड़ेगी, ठीक है। मे एक्सटेंड टू 3 years, वो डिपेंड अपॉन द डिस्कशन पावर ऑफ द कोर्ट, ठीक है। एक लिमिट बना दिए, क्लियर। एंड देन जो डिस्कशन पावर है, कैन नॉट यूज आर्बिट्रेरी या फेंसिफुली। वो आर्बिट्रेरी यूज नहीं कर सकते, अकॉर्डिंग टू द लॉ यहाँ पे एक्सरसाइज करना पड़ेगा। लाइक क्या देखेंगे आप? नेचर और ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस। जब हम सेंटेंसिंग पास करता है कोर्ट, क्या देखेगा? नेचर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, कितने ग्रेव नेचर का है। एज ऑफ द ऑफेंडर, यंग है तो उस तरह से देखेंगे, ठीक है। अगर ओल्ड एज है तब भी उस तरह से देखेंगे।
हेल्थ एंड सेक्स ऑफ द अक्यूज्ड, मेल फीमेल चाइल्ड, ठीक है, मैनर इन विच द ऑफेंस वाज कमिटेड, और किस मैनर किस सर्कमस्टांसेस में ऑफेंस कमिट किया है। तो कोर्ट इन सब को देखने के बाद प्रोपोर्शनलिटी कोर्ट डिसाइड करता है कि इतनी सेंटेंसेस को पास करनी। तो नहीं तो हर थेफ्ट में 3 ईयर कोर्ट पास करेगा, नो। कई थेफ्ट में आपने देखा होगा 1 ईयर, कुछ थेफ्ट में 2 ईयर, कुछ में 2 महीने के भी पास कर सकते हैं कोर्ट, ठीक है, क्लियर। तो बट शुड नॉट बी एक्सेसिवली, अगर वो फाइन भी सेंटेंस अवॉइड कर दिया, एक्सेस नहीं होनी चाहिए, या हार्श नहीं होनी चाहिए, या फिर जैसे फाइन है फाइन एक्सेस नहीं होना चाहिए, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इन दैट केस क्या होता है आपका आपका इस तरह से कोर्ट इवैल्यूएट करता है, कंसीडर करता है एट द टाइम व्हेन अवॉइडिंग सेंटेंस, ठीक है, क्लियर। अब इन पॉइंट्स के ऊपर आप यहाँ पे केस लॉ अगर सेक्शन 4 पे आप लिखना चाहते हो, सेक्शन 4 पे आप लिख सकते हो, देवनारायण देवनारायण मंडल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2004 सुप्रीम कोर्ट। जो मैंने आपको कहा कि मिनिमम, ठीक है, अवॉइडिंग सेंटेंस केस इज नॉट अ मेयर फॉर्मेलिटी, वो एक फॉर्मेलिटी नहीं है कि हमने अवॉइड कर दिया है। उसके लिए कोर्ट क्या देखेगा, कहीं पे मिनिमम है तो ऑब्वियसली मिनिमम मैंडेटरी हो जाएगा, साथ में एज, एंटीसीडेंट ऑफ द अक्यूज्ड, प्रीवियस ऑफेंडर है कि नहीं है, ठीक है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है कि नहीं है, ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस, ये सारी चीजें इसमें डिस्कस की गई थी जो मैंने अभी डिस्कस किया। एक और केस है लहना वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2002 सुप्रीम कोर्ट, इसको भी आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। नाउ अब आ जाओ सेक्शन के ऊपर। सेक्शन बोलता है क्लासिफिकेशन ऑफ द पनिशमेंट इन भारतीय न्याय संहिता, कि क्लासिफिकेशन किया गया है यहाँ पे। कितनी क्लासिफिकेशन है, आईपीसी में कई बार बड़ा कंफ्यूजन होता है, 5 टाइप का पनिशमेंट है, 6, अब क्लियर है 6 टाइप पनिशमेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया आपका, पहला क्या है, डेथ, सेकंड है इम्प्रिजनमेंट, इज इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, फिर इम्प्रिजनमेंट, इसको दो तरह से डिवाइड किया गया इम्प्रिजनमेंट। अगर लाइफ वाली इम्प्रिजनमेंट नहीं है, जैसे 6 साल की इम्प्रिजनमेंट है, 7 साल की इम्प्रिजनमेंट, लाइफ तो है नहीं, सिंपल जहां लिमिट है इम्प्रिजनमेंट की, तो वहां पे रिग्रेस और सिंपल। जो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होता है विद लेबर, ये विद सिंपल होता है विदाउट लेबर, काम करवाया जाता, लेबर वाला काम नहीं करवाया जाता, बाकी और कोई काम कर सकते हैं, ठीक है, नो, जो लेबर वर्क नहीं होता यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को जब्त करना। द नेक्स्ट फाइन, एंड द नेक्स्ट कम्युनिटी कम्युनिटी सर्विस, ठीक है, कम्युनिटी सर्विस से ये न्यू पनिशमेंट यहाँ पे ऐड की गई, अब इसको मिला के कितनी होगी, 6 होगी, ठीक है, कि कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है वीएनएस में कि 6 कितने टाइप के पनिशमेंट है, 6 टाइप पनिशमेंट है। अब जो कम्युनिटी सर्विस है, जैसे मान लो हाईवे को आपको क्लीन करने, मंदिर में क्लीन करने के लिए बोल दिया, या कहीं हॉस्पिटल में कम्युनिटी सर्विस के लिए बोल दिया, तो दिस इज द न्यू पनिशमेंट। इसमें से अब फर्स्ट सबसे पहले हम देखेंगे डेथ पनिशमेंट। क्या देखेंगे, डेथ पनिशमेंट, डेथ सेंटेंस, क्या बोलेंगे, डेथ सेंटेंस, ठीक है। अब आपको कई बार ऐसे भी पूछा जा सकता है इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन कि चलो बताओ जरा बीएनएस के अंदर कौन कौन से प्रोविजन है जिसमें डेथ सेंटेंस मेंशन है, या जिसके लिए डेथ सेंटेंस प्रोवाइडेड है। तो मुझे लगता है आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास वो क्या होना चाहिए, सेक्शन पता होना चाहिए।
तो यहाँ पे सेक्शन ही करवाऊंगा मैं, कौन से सेक्शन है, जैसे सेक्शन 65 क्लॉज 2 बीएनएस के, 66 70 क्लॉज 2, आप सेक्शन लिखते जाओ, 71, ठीक है। और साथ में मर्डर कहां पे दिया है, 103 क्लॉज 1 एंड 103 क्लॉज 2, साथ में 104 में भी होगा, आप चेक करते रहना बाद में, 3 107 अवेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चाइल्ड और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड 107 में। देखो टाइटल हेडिंग आपने बाद में देख लेना है अपने डायरेक्ट में, मैं आपको सेक्शन करवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमारा ये चैप्टर भी जल्दी से हो जाए। अगर मैं ही करवाने लग जाऊं टाइटल हेडिंग तो फिर टाइम थोड़ा और कंज्यूम हो जाएगा। देन 109 क्लॉज 2, देन 113 क्लॉज 2, देन 140 क्लॉज 2, देन 147, then 160 to 30 क्लॉज 2, ठीक है, एक बार क्रॉस चेक भी कर लेना खुद से। ह्यूमन एरर का क्या होता है, ह्यूमन क्या होता है, गलती का पुतला कुछ ऐसा बोलते हैं ना, तो गलती मुझसे भी हो सकती है, फिर भी ऐसा नहीं कि सर जो बोले वो एक्यूरेट सर सही है, वैसे 99% सही है, ठीक है, ऐसा वैसे क्रॉस चेक किया हुआ, बट फिर भी आपको खुद भी ये चीजें देखनी चाहिए। और इससे क्या फायदा होगा, जब आप खुद देखोगे तो एटलीस्ट आप एक बार उन सेक्शन को गो थ्रू कर दिया है आपने, ठीक है, क्लियर। अब देखो, अब देखो, जब डेथ पेनल्टी हम पास, ये तो सेक्शन थे बीएनएस के, ठीक है, ये तो मैंने आपको करवा दिया जस्ट फॉर योर नॉलेज कि बीएनएस के सेक्शन है। अभी एडीए का रिजल्ट आने वाला है, तो हो सकता है आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए उसमें, ठीक है। देन नेक्स्ट इज आपका, अब जब जुडिशियल डेथ सेंटेंस कब पास करते हैं, बेशक सेक्शन के अंदर डेथ सेंटेंस दी हुई है, डेथ सेंटेंस कब पास करते हैं, और जब डेथ सेंटेंस रेयरेस्ट एंड रेयर केस में ही पास होगी, बहुत सारे केसेस मैं करवाऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है डेथ सेंटेंस की, ठीक है, हो सकता है इस पे आपका क्वेश्चन आ जाए। और साथ में 393 क्लॉज 3 ऑफ वी एन डबल एस, ये क्या बोलता है, ये कहता है कि जब डेथ सेंटेंस पास होती है तब क्या करते हैं हम, स्पेशल रीजन देना होता है कि आपने डेथ सेंटेंस क्यों पास की इस केस में। और साथ में 407 407 ऑफ बी एन डबल एस टॉक्स अबाउट कंफर्मेशन ऑफ डेथ सेंटेंस, ठीक है। अगर जैसे डेथ सेंटेंस का सेशन कोर्ट अगर डेथ सेंटेंस पास करता है, सेशन कोर्ट के पास पावर है कि डेथ सेंटेंस पास कर सकता है। अब ये भी क्वेश्चन आता है किन कोर्ट्स के पास पावर होती है डेथ सेंटेंस पास करने की, क्या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट डेथ सेंटेंस पास कर सकते हैं, आंसर इज नो। अगर सेशन जज यस, एडीए एडीजे यस, ठीक है, डेथ सेंटेंस पास करेगा, बट वो कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट, तब तक उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। इस पे लिखो, a wide judicial discretion is available, a wide judicial discretion is available in opting, opting, in opting the either death sentence available in opting for either death sentence or in alternative any other sentence, in any other sentence which the law may impose, which the law may impose, full stop. Next paragraph. When the court decide to give death penalty, when the court decide to give death penalty, then
Section 393 clause 3. Section 393 clause 3 of BNWS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. Earlier 354 clause 3. बाकी चेक कर लेना. 354 clause 3 of CRPC provides that the court has to give the special reason. The court has to give special reason in awarding the death penalty. In awarding the death penalty. Full stop. Next paragraph. Another procedural safeguard in this regard. Another procedural safeguard in this regard. In section 407 of BNWS. In section 407 of BNWS. Earlier 366 of CRPC. It provides that once the court of session has awarded that death sentence, comma, it will not be executed. It will not be executed unless it has been confirmed by the High Court. Executed unless it has been confirmed by the High Court. Concerned High Court. ठीक है, full stop. अब now next point आप लिख सकते हो constitutionality. Constitutional validity of death sentence. ठीक है. अब देखो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ डेथ सेंटेंस की जो वैलिडिटी है दैट वाज चैलेंज्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इन जगमोहन केस. मैं सिर्फ इसमें खुद लिखते रहना थोड़ा थोड़ा. जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1973 सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. एंड challenged on the ground of Article 14, 19 and 21 of the Indian Constitution. And now, after the conclusion, जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड किया, the sentence of death constitutional, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या बोला? Death sentence is constitutional. ठीक है, clear? And Supreme Court said that कि it would be difficult to hold capital punishment. हम इसको capital punishment भी बोलते हैं. Capital punishment is unreasonable against public interest. कि अब ये बहुत difficult है कि हम कैसे इसको public interest के माने. ठीक है, against the public interest. Subsequently इस judgment के बाद एक और judgment सुप्रीम कोर्ट ने बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. स्टेट ऑफ पंजाब 1980 सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. बाय मेजॉरिटी जजमेंट. इस जजमेंट में रीअफर्म द डिसीजन ऑफ जगमोहन केस. इस जजमेंट में क्या किया? रीअफर्म द जगमोहन केस. उसका डिसीजन को रीअफर्म किया. एंड सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया? दैट द जो कैपिटल पनिशमेंट है इज इन पब्लिक इंटरेस्ट. क्या बोला? द सुप्रीम कोर्ट ने कहा they held that capital punishment is a public interest, but लिख लो the court further held that the court, इसमें जो extra point उन्होंने ऐड किया, the court further held that capital punishment should only be given in rarest of rare case. Should only be given in rarest of rare case. Full stop.
मतलब सुप्रीम कोर्ट said कि it should not be awarded in routine manner. It should not be awarded in routine manner. Routine manner में इसको पास नहीं किया जाएगा. अब टेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस है, इसका टेस्ट डिपेंड अपॉन द रिसेप्शन ऑफ सोसाइटी एंड नॉट रिसेप्शन ऑफ जज. ये रिसेप्शन ऑफ सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करेगा, ना कि जज को लगे रेयरेस्ट केस है पास कर दी. किसके ऊपर डिपेंड करेगा? रिसेप्शन ऑफ द सोसाइटी, उस केस के बारे में लोगों क्या क्या सोचते हैं. ठीक है, क्लियर. एंड देन इसके बाद एक और केस है, वो है मच्छी सिंह. देखो ये केस ना कई बार आपको प्रीलिम्स में भी आते हैं. हरियाणा दे रहे हो आप, पंजाब दे रहे हो, ठीक है, हाई जुडिशरी दे रहे हो, या हो सकता है हिमाचल में भी पूछे. स्टेट ऑफ पंजाब, पंजाब 1983 सुप्रीम कोर्ट. इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने रेफर किया रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस थ्योरी. ठीक है, क्लियर. देन लेटेस्ट केस है 2022 का, ये भी कैपिटल पनिशमेंट का रेयरेस्ट केस के बारे में ही बात करता है. पप्पू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2022 सुप्रीम कोर्ट. क्लियर. अब नाउ सेकंड पॉइंट आता है. सेकंड पनिशमेंट क्या है आपकी? लाइफ इम्प्रिजनमेंट. इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ. ठीक है, देखो डेथ सेंटेंस के रिगार्डिंग ना इतना सा मटीरियल मुझे लगता है सफिशिएंट है. अगर मेंस में भी क्वेश्चन आता है आपको, तो आप एबल हो जाएंगे कि आप आंसर दे सकते हो. ठीक है. इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ. इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ. ठीक है, इम्प्रिजनमेंट लाइफ का मतलब क्या है? इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ का मतलब क्या है? कन्विट्स नेचुरल लाइफ. जब तक उसकी लाइफ है नेचुरल लाइफ, जब तक वो आदमी जिंदा है तब तक हम उसकी सेंटेंस मानेंगे. अब वो ये इम्प्रिजनमेंट लाइफ जो नेचुरल लाइफ वो डिपेंड अपॉन द पर्सन टू पर्सन. एक आदमी है, वो आज उसको सेंटेंस किया, उसको इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ दे दिया, 2 दिन बाद उसकी डेथ होगी, तो उसके लिए इम्प्रिजनमेंट लाइफ 2 दिन में ही जेल में रहा. एक आदमी है बी, उसको इम्प्रिजनमेंट लाइफ 20 साल तक जिंदा रहा, 20 साल के बाद उसकी डेथ होगी. और एक आदमी है जिसको हमने सेंटेंस की, वो 50 साल तक जिंदा रहा, 50 साल तक कहाँ रहेगा? वो जेल में. टिल द जो एंड ऑफ हिज लाइफ है तब तक वो कहाँ रहेगा? जेल में रहेगा. ठीक है. तो दैट इज फर्स्ट जो हार्श पनिशमेंट थी वो क्या थी? डेथ पनिशमेंट. एंड इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ इज द सेकेंड मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ द पनिशमेंट. सेकेंड नंबर पे कौन सी पनिशमेंट है? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इन भारतीय न्याय संहिता. इम्प्रिजनमेंट ऑफ फॉर लाइफ मीन्स, लिख लो, imprisonment for life means imprisonment for life means imprisonment running imprisonment running through the remaining period of through the remaining period of convicts natural life. convicts natural life full stop. ठीक है. इसमें आप केस लॉ लिखना चाहते हो, वैसे तो सीआरपीसी में भी करवाए होंगे आपको, अगर सीआरपीसी जिसने किया है मेरे साथ, और बीएनडब्ल्यूएस में भी हम इनको टच करेंगे. क्योंकि सर्व कैसे करते हैं इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, सर्व सर्व कैसे होती है. ठीक है, पनिशमेंट तो हम यहां देंगे, अब उसके बाद जेल में कैसे रहेंगे, वो कब से स्टार्ट होगी, कितना कम उसमें से लेस भी होगा, कुछ नहीं होगा. ठीक है, वो सारी चीजें हम बीएनएस के अंदर देखेंगे. बीएनडब्ल्यूएस. गोपाल विनायक गॉडसे वर्सेस स्टेट 1961 सुप्रीम कोर्ट. It was observed by the Supreme Court, note down, it was observed by the Supreme Court that life imprisonment means
An imprisonment that continue means an imprisonment that continue till the life of the convict. Continue till the life of the convict and is nothing else. And is nothing else. Full stop. Clear? ठीक है. अब नाउ नेक्स्ट हम जो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है आपका वो है कम्युनिटी सर्विस, जो न्यू पनिशमेंट यहाँ पे ऐड किया. फिर हम बाकी सेक्शंस पे जाएंगे. कम्युनिटी सर्विस. कम्युनिटी सर्विस एक न्यू पनिशमेंट ऐड की गई है आपके बीएनएस में. ठीक है. कम्युनिटी सर्विस एडेड इन द बीएनएस, न्यू प्रोविजन है जो कि 53 ऑफ आईपीसी में नहीं था. ठीक है. और 53 ऑफ आईपीसी प्रोवाइड फॉर 5 टाइप ऑफ पनिशमेंट एंड कॉरेस्पॉन्डिंग जो सेक्शन 4 है ऑफ द बीएनएस 2023 का इंट्रोड्यूस 6 टाइप ऑफ पनिशमेंट. जो 6 पनिशमेंट है वो क्या है? कम्युनिटी सर्विस. एंड इट इज नॉट डिफाइंड अंडर बीएनएस. बीएनएस के अंदर डिफाइंड है बट इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन. कहां पे डिफाइंड है? सेक्शन 23 एक्सप्लेनेशन ऑफ BNWS. कहां पे? एक्सप्लेनेशन. इट इज डिफाइंड एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 23. एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 23 BNWS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. बीएनएस में कहीं पे डिफाइन नहीं है. कहां पे डिफाइन है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के एक्सप्लेनेशन में. अब ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि क्या कम्युनिटी सर्विस कहीं किसी लॉ में डिफाइंड है? बीएनएस में नहीं है, यहां पे सिर्फ प्रोवाइड किया गया. और अगर आपने इसका सेविंग क्लॉज पढ़ा होगा कि जो चीज यहां पे मेंशन है वो डिफाइंड नहीं है, दैट इज ड्राइव्ड फ्रॉम आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और साथ में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. उसका डेफिनेशन हम कहां से लेंगे? फ्रॉम दैट एक्ट. ठीक है. क्लियर? अब आपको पहले ये पता होना चाहिए कि बीएनएस के अंदर ऐसे कौन कौन से ऑफेंसेस है जिनमें कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट प्रोवाइड की गई है. ये भी एक न्यू क्वेश्चन बन सकता है. कम्युनिटी सर्विस पे सेपरेट अगर हायर जुडिशरी भी दे रहे हो आप, लोअर जुडिशरी दे रहे हो, कहीं पे भी 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है. ये क्वेश्चन तो पक्का यहां से बन सकता है. ठीक है. क्लियर? अब सबसे पहला जो सेक्शन लिखो, सेक्शन ही करवाऊंगा मैं, जो विरक्ति जो मार्जिनल हेडिंग है. मार्जिन हेडिंग किसको बोलते हैं? मार्जिन हेडिंग जो टाइटल ऑफ द विरक्ट, टाइटल ऑफ द सेक्शन, उसको मार्जिन हेडिंग बोलते हैं. ठीक है. तो वो आप खुद से वहां पे ऐड ऑन करते जाना. पहला है सेक्शन 202 ऑफ बीएनएस, उसमें कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइड की गई है. दूसरा 209, थर्ड 226, फोर्थ 303 क्लॉज 2 प्रोवाइजो. नेक्स्ट 355 एंड लास्ट 356 क्लॉज 2. इसके बाद कुछ बच गया होगा तो आप चेक कर लेना, बट मेरे अकॉर्डिंग तो यही होने चाहिए. ठीक है. क्लियर? अब देखो, दीज आर द सेक्शन जहां पे कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइड की गई है. ठीक है. क्लियर? ये आपको नोट होना चाहिए, याद हो जाएंगे. 202, 209, 226, 303 क्लॉज 2 प्रोवाइजो, 355, 365 क्लॉज 2 में. क्लियर है? अब लिखो थोड़ा सा कम्युनिटी सर्विस पे, अगर आपको कुछ आता मेंस में आए तो. ठीक है. Community service has been introduced. Community service has been introduced for the first time in section 4, for the first time in section 4 of BNS as one of the punishment in petty offenses. As one of the punishment in petty offenses. Full stop. Next paragraph.
The term community service is not defined. The term community service is not defined in BNS, not defined in BNS 2023. Full stop. It is defined in explanation to, it is defined in explanation to section TO2 section 23 of BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. Full stop. Community service shall mean the work which the court may order or convict. Work which the court may order or convict to perform. To convict or perform as a form of punishment. Convict to perform as a form of punishment that benefits the community. That benefits the community, comma, for which he shall not be entitled to any remuneration. For which he shall not be entitled to any remuneration. मतलब उसके बदले कोई पैसे नहीं मिलेंगे. ठीक है, remuneration, full stop. Any, entitled to any remuneration. REMUNERATION, full stop. In other words, it is a form of punishment that requires offender to perform unpaid work for the benefit of the community as part of their sentence. एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए पेटी ऑफेंसेस के, उसके बाद उन एग्जाम्पल को आप मेंशन कर सकते हैं. ठीक है, इस पे केस लॉ है. ऑलरेडी कोर्ट ने कम्युनिटी सर्विस के लिए केस लॉ है आपका सुनीता GAN गंधर्वा DHARVA वर्सेस स्टेट ऑफ MP 2020. ठीक है, तो MP हाई कोर्ट है ये. इसमें कम्युनिटी सर्विस इम्पोज की गई थी पर्सन की, कंडीशन उसको दी गई थी कि वो कम्युनिटी सर्विस, ठीक है, ताकि वो रिफॉर्मेटरी में आ जाए. इस तरह से कोर्ट ने इसमें दिया था कि इसमें भी कम्युनिटी सर्विस है. या एक और है केस लॉ जो कि मनोज कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ NCT 2022 सुप्रीम कोर्ट. डायरेक्ट टू अक्यूज टू कम्युनिटी सर्विस लोक नायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल में, मतलब हॉस्पिटल में उसको एवरी सैटरडे एंड संडे फॉर 1 मंथ उसको जाना है, वहां को सर्विस करनी है. ठीक है, इस तरह की कम्युनिटी सर्विस कोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं. और जो कम्युनिटी सर्विस होती है, कैन बी इम्प्रिजन अंडर सेक्शन 805. हमेशा सिंपल रहेगी. कम्युनिटी सर्विस क्या रहेगी? सिंपल. इम्प्रिजमेंट दो तरह की होती है ना, सिंपल और वो सिंपल रहेगी. सिंपल इम्प्रिजमेंट में तो 8 clause 5 यहाँ पे जब हम करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. 8 clause 5 VNS. ठीक है. देन नाउ नेक्स्ट इज, अब देखो डेथ सेंटेंस दे दी है, इम्प्रिजमेंट हमने दे दिया किसी को, पनिशमेंट दे दी है. क्या उसको कम्यूट भी किया जा सकता है? क्या उसको रिड्यूस भी किया जा सकता है? तो सेक्शन 5 उसी के बारे में बात करता है. सेक्शन 5 किसके बारे में बात करता है?
आपका कॉम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। कॉम्यूटेशन कॉम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। देखो पहले तो ये बात, एक वर्ड समझो, कॉम्यूटेशन क्या होता है। कॉम्यूटेशन क्या होता है आपका? रिड्यूस या रिप्लेस करना। क्या होता है? रिड्यूस होता है या रिप्लेस करना। लसक हमने ये पनिशमेंट दी, इस पनिशमेंट के बदले हमने कोई दूसरी पनिशमेंट उसको अवॉइड कर दी। अब कंडीशंस क्या है, कौन करेगा? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन कम्यूट? कम्यूट कौन कर सकता है? देखो जनरली अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी आप देखोगे, उसमें भी आर्टिकल 72 एंड आर्टिकल 72 क्लॉज 3 में जो पावर दे रखी है किसके पास, ठीक है, तो वो प्रेसिडेंट की पावर है 72 ऑफ इंडिया, एंड 72 क्लॉज 3 में कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशली दैट जो पावर है दैट विल नॉट कर्टेल बाय सेक्शन 5, वो इस सेक्शन से कर्टेल, तो वो सेपरेट पावर है, उनके पास पावर है, वो पार्डन कर सकते हैं, ठीक है। तो गवर्नर भी कर सकते हैं और आपका प्रेसिडेंट भी कर सकता है। बट हमने अभी बीएनएस के अंदर देखना है कॉम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस। कॉम्यूटेशन के ऊपर एक वर्ड आप लिख सकते हो, रिड्यूसिंग, रिमिट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन कर सकता है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगी वो एक्सप्लेनेशन में दे रखा है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में देखो यहां लिखा है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में मतलब डिस्क्रिप्शन पावर द गवर्नमेंट विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर। यहां पे ऑफेंडर की कंसेंट की जरूरत नहीं है। विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आ सकता है। कम्यूट रिड्यूस कर सकते हैं। एनी पनिशमेंट अंडर दिस संहिता, किसी भी पनिशमेंट को रिड्यूस कर सकते हैं टू एनी अदर पनिशमेंट, मतलब किसी पनिशमेंट को किसी और पनिशमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट सकते हैं, 7 साल की सजा उसको 5 साल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 474 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 474 की जो कंडीशन है वो यहाँ पे एप्लीकेबल होगी, ठीक है। किसके ऊपर? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। अब फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसको बोलेंगे? दो तरह की गवर्नमेंट होती है। देखो हमारे पास 3 लिस्ट है, 3 लिस्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। एक है सेंट्रल लिस्ट, एक है यूनियन लिस्ट जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, वो यूनियन लिस्ट में आएंगे। दूसरा स्टेट लिस्ट जहां पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है। तीसरा है कनकरत जहां पे सेंट्रल स्टेट दोनों बनाते हैं। तो वो तीनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तभी हमें पता चला कि दो तरह की गवर्नमेंट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जो यूनियन में रहती है और जो स्टेट गवर्नमेंट है स्टेट एग्जीक्यूट करती है, ठीक है। अब देखो इन केसेस विद द सेंटेंस इज सेंटेंस ऑफ डेथ, जहां पे कोई सेंटेंस है जो कि सेंटेंस ऑफ डेथ है, जिसको डेथ सेंटेंस दे रखी है, इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ, ऐसे लॉ के अगेंस्ट रिलेटिंग टू मैटर टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एक्सटेंड, मतलब जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया हुआ है और सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर अपनी एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट बने, आईपीसी बीएनएस किसका बना? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, इसके अंडर का ऑफेंस तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, ठीक है। अब आगे बोलता है इन केसेस विद सेंटेंस वेदर डेथ और नॉट, चाहे वो डेथ है चाहे नहीं है, इज फॉर द ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ, कोई भी लॉ रिलेटेड टू मैटर टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड, जहां पे एग्जीक्यूटिव उस लॉ के लिए किसकी? स्टेट की। जैसे एचपी एक्साइज एक्ट, एचपी एक्साइज एक्ट किसने बनाया है? हिमाचल गवर्नमेंट ने बनाया, स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया। द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट विद इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस, अगर हिमाचल के अंदर एचपी एक्साइज एक्ट के अंदर उसको सेंटेंस किया गया है तो हिमाचल गवर्नमेंट के पास एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसको बोलेंगे? एचपी गवर्नमेंट। वैसे दिल्ली के अंदर जो लोकल एक्ट बने हैं जहां पे स्टेट है तो वह दिल्ली गवर्नमेंट होगी, ठीक है। वहां पे पंजाब है तो पंजाब गवर्नमेंट, हरियाणा के लोकल होते हैं जहां पे स्टेट लॉ, जहां पे उनकी जो एग्जीक्यूटिव पावर है ये इंपॉर्टेंट है। तो दो तरह से लॉ होते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड करंट। तो जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर, एग्जीक्यूटिव पावर है, तो वहां पे किसका होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और जहां पे स्टेट गवर्नमेंट है वहां तो स्टेट गवर्नमेंट, उनके पास पावर। क्लियर हो गया ये पॉइंट, ठीक है। बट यहां पे एक और चीज आप लिख सकते हो कि भाई सेक्शन 5
is not curtailed by the power of president under section 72. उससे curtail नहीं होता, override नहीं करता, ठीक है? Clear? नेक्स्ट सेक्शन 6, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एमसीक्यूज में आता है, 5 से भी एमसीक्यूज बनते हैं, ठीक है? अब ये कह रहा है फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट। अब देखो, फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ, पहले तो फ्रैक्शन को समझो। अगर हमने फ्रैक्शन समझ लिया ना, तो ये सेक्शन समझ आएगा। फ्रैक्शन मैथ में यूज होता है, फ्रैक्शन, ठीक है? और फ्रैक्शन कहाँ यूज होता है? मैथ में होता है। फ्रैक्शन मतलब पार्ट, फ्रैक्शन मतलब पार्ट। अब मान लो सपोज फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ठीक है? इस सर्कल के जो ये पार्ट है, इसको हम पार्ट में डिवाइड करें, ये क्या हो गए? फ्रैक्शन। मतलब ये सर्कल है, इसको हमने एक पार्ट में डिवाइड किया, ये जो पार्ट है इसका, इसको बोलेंगे फ्रैक्शन, ठीक है? ज्यादा दिमाग पे जोर में ना दो, लॉ के स्टूडेंटों को मैथ बहुत अच्छा नहीं होता है, मतलब, ठीक है? मेरा मस्त मैट्रिक तक मैं अच्छा था, मतलब 100 to 100 नंबर आ जाते थे। जैसे ही मैथ छोड़ा तो अब पता नहीं कैसा होगा। क्लियर? हाँ, ये कि जो कॉमन सेंस वाले मैथ है वो ठीक हो जाते हैं। अब फ्रैक्शन मतलब पार्ट, अब ये कहाँ पे यूज होता है जनरली? आपने कभी कहाँ पे यूज होगा? जैसे कई बार लिखोगे 1/3 पनिशमेंट, कहीं पे लिखोगे 1/4 पनिशमेंट, कहीं पे लिखोगे 1/2 पनिशमेंट। कितने की 1/3, कितने की 1/2, ठीक है? अब मान लो सपोज किसी को पनिशमेंट किया 9 इयर्स। कितना किया? 9 इयर्स। अब फुल पनिशमेंट कितनी है इसकी? 9 साल। इसको पनिशमेंट कारागार में कितना रहना है? 9 साल। अब साथ में हमने इसको फाइन किया, कितना? अगर ये फाइन किया 10,000, कितना फाइन किया? 10,000। साथ में कंडीशन डाल दी, अगर ये 10,000 पे नहीं करेगा तो डिफॉल्ट इन फाइन कितनी पनिशमेंट होगी इसको? 1/3। कितनी होगी? 1/3। अब किसका 1/3? देखो, दो तरह से पनिशमेंट होती है, एक होती है सब्सटैंटिव। क्या होती है? सब्सटैंटिव। एक होती है डिफॉल्ट इन फाइन। अब जो सब्सटैंटिव पनिशमेंट कहां से ड्राइव करेंगे हम? सब्सटैंटिव लॉ में दी होगी। ये कहां पे दी होगी? सब्सटैंटिव लॉ में दी होगी। जब हम बीएनएस का सेक्शन 24, बीएनएस का कौन सा सेक्शन करेंगे हम? एक मिनट चेक कर लेता हूं। बीएनएस का नहीं, बीएनडब्ल्यूएस का, बीएनडब्ल्यूएस का सेक्शन 24, ठीक है? अभी यहां पे ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा इसको, क्योंकि हम बीएनएस कर रहे हैं। ये बोलता है डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ फाइन। अब डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ फाइन में कोई पनिशमेंट नहीं होती किसी सेक्शन के अंदर, हमने वहां पे फाइन मेंशन किया होता है कि 10,000 फाइन है। अगर 10,000 पे नहीं करता है तो इसके बदले भी ये पनिशमेंट मिलेगी इसको। कितनी पनिशमेंट मिलेगी? 1/3 ऑफ सब्सटैंटिव सेंटेंस जो इसको ग्रांट की गई है। अब सब्सटैंटिव सेंटेंस कितनी दी गई उसको? 9 इयर्स हमने पास की, ठीक है? अब 9 का 1/3 लगा लो, कितना बनेगा? ये वाला पोर्शन पूरा 9 ईयर है, इसका 3 पार्ट कर दो, 1/3 आएगा। फिर पहला पार्ट ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो 1/3 कितना आ रहा है इसका? 3 इयर्स। तो ये जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे हम? प्रोपोर्शन, मतलब प्रोपोर्शन से डिवाइड किया, फ्रैक्शन, इसको क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन। अब अब जो समझाना है मुझे वो सेक्शन कौन सा है? 6, सेक्शन 6। सेक्शन 6 बोलता है फ्रैक्शन कब यूज होगा। अब मुझे ये बताओ, एक पर्सन है, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी,
लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी प्लस 20,000 फाइन। कितना फाइन दे दिया? 20,000। अब अगर ये फाइन नहीं पे करता तो डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ फाइन कितनी पनिशमेंट मिलेगी? मान लो कितनी मिलेगी? 1/4। मान लो कितनी दे दी? मान लो एग्जाम्पल है 1/4। ठीक है, अब बताओ कैसे काउंट करोगे? आपको कैसे पता? देखो पहले तो मैंने 9 इयर्स क्लियर था। अब आपको कैसे पता इसकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट? लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब है टिल लाइफ। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब है टिल डेथ तक है। आपको कैसे पता ये कितने साल जिएगा? आपको पता है? डेथ इज सर्टेन, टाइम ऑफ डेथ इज अनसर्टेन। तो टाइम ऑफ डेथ इज सर्टेन, टाइम ऑफ डेथ इज अनसर्टेन। अब हो सकता है मैंने आप जो बोला आज किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया, कल उसकी डेथ होगी, वो तो 2 दिन के ही लिए रहा। फ्रैक्शन कैसे काउंट करोगे अगर वो पेमेंट नहीं करता? तो उसके लिए इन्होंने क्या बोला? लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर द पर्पज ऑफ द कैलकुलेशन, ये सिर्फ ओनली कैलकुलेट करने के लिए है। अगर हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट किसी को देते हैं और जब डिफॉल्ट ऑफ फाइन 1/3 आता, 1/4 दिया हमने, तो उस टाइम हम कैलकुलेट कैसे करेंगे इसको? 20 इयर्स। लाइफ इम्प्रिजनमेंट को क्या मानेंगे हम उस टाइम? कॉमन रहेगा 20 इयर्स ऑल पर्सन के लिए। 20 इयर्स को हम फ्रैक्शन देखेंगे। अब इस 20 ईयर को कर लो डिवाइड, कितना आएगा? 5। 1 ईयर क्यों आएगा? 1/4 से करना हमने एज पर माई एग्जाम्पल, तो 5 ईयर। अगर ये डिफॉल्ट पेमेंट फाइन 20,000 नहीं करता तो इसको एक्स्ट्रा जो पनिशमेंट है वो और कितनी मिलेगी? 5 ईयर काउंट करेंगे, 1/5। ठीक है, क्लियर? समझ गए? वैसे भी उसकी लाइफ तो क्या है? टिल द एंड ऑफ डेथ। क्लियर? जब तक उसकी डेथ नहीं। अब हम सेक्शन पे आते हैं, अगर आपको बेसिक समझ आ गया। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट इन कैलकुलेटिंग फ्रैक्शन। अब देखो जनरली इन जब कैलकुलेट करेंगे फ्रैक्शन को इन टर्म ऑफ पनिशमेंट, ठीक है, किस केस में? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। सिर्फ ओनली इम्प्रिजनमेंट ऑफ फॉर लाइफ में ये एप्लीकेबल होगा, बाकी में नहीं होगा। जहां पे 10 इयर्स की पनिशमेंट है तो हमें पता है कि लिमिट कितनी है, 10 इयर्स दे रखी है, तो 10 इयर्स को तो काउंट कर सकते हैं, 5 ईयर को काउंट कर सकते हैं, 2 इयर्स को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 20 इयर्स। तो ये बोलता है जो इम्प्रिजनमेंट और लाइफ उसको हम बराबर मानेंगे, कितना? 20 साल। ठीक है, और उस अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, हाँ प्रोवाइडेड है वो अलग चीज है। ठीक है, क्लियर? समझ आ गया फ्रैक्शन क्या होता है? क्लियर? एंड देन नेक्स्ट इज सेक्शन 7। अब ये सेक्शन 7 बात करता है कि जो सेंटेंस है, सेंटेंस हमने इम्प्रिजनमेंट हमने लाइफ पे देखो, डेथ सेंटेंस कब म्यूट होगी, इम्प्रिजनमेंट कब म्यूट होगा, समझ लिया। फ्रैक्शन हमने समझ लिया लाइफ में। अब ये बताते हैं सेंटेंस कितनी, इम्प्रिजनमेंट कितनी तरह की होती है। जब हम इम्प्रिजनमेंट देते हैं, इम्प्रिजनमेंट 2 तरह की होती है, एक रिग्रेस होती है, सिंपल हो सकती है, और पार्टली रिग्रेस और पार्टली सिंपल भी हो सकती है। तो वो कहां पे बोल रहा है? सेक्शन 7। सेंटेंस मे बी इन सर्टेन केसेस इम्प्रिजनमेंट होली, मतलब होल, और पार्टली रिग्रेस और सिंपली। होली रिग्रेस, पार्टली रिग्रेस, होली सिंपल और पार्टली सिंपल। ठीक है, इन एवरी केस इन विच ऑफेंडर इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। अब ध्यान से ना, पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट क्या लिखा है? जहां पे भी जिस केस में ऑफेंडर को पनिश किया गया, देखो यहां पे पढ़ने का मतलब तभी है आपका जब आपके पास बेरेक्ट और आप उस तरह से टिक कर रहे हो जैसे मैं कर रहा हूं, और एक एक वर्ड को आप समझो उसमें क्या लिखा है, और मैं एक एक वर्ड आपको समझा रहा हूं। ठीक है, इसके बाद जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए आपको बेरेक्ट में कि मुझे समझ नहीं आया, इसी से क्लियर हो जाएगा सारा अगर आप अच्छे से फोकस कर रहे हो। पनिशमेंट विद इम्प्रिजनमेंट विच मे बी आइदर डिस्क्रिप्शन, इट शैल बी कॉम्पिटेंट टू कोर्ट। इट शैल बी कॉम्पिटेंट टू कोर्ट, कोर्ट को मेंशन करना पड़ेगा। विच सेंटेंस सच ऑफेंडर टू डायरेक्ट, मतलब कौन सी सेंटेंस उसको डायरेक्ट की गई, ये ऑर्डर में लिखना पड़ेगा उसको, किसको? मैजिस्ट्रेट को, कोर्ट को। ठीक है, इन द सेंटेंस दैट सच इम्प्रिजनमेंट शैल बी, क्या वो इम्प्रिजनमेंट होली रिग्रेस है? ठीक है, ये मेंशन करना पड़ेगा। और दैट सच इम्प्रिजनमेंट शैल बी होली सिंपल, क्या वो सिंपल है? वो मेंशन करना पड़ेगा ऑर्डर में। और दैट एनी पार्ट ऑफ सच इम्प्रिजनमेंट शैल बी रिग्रेस एंड द रेस्ट सिंपल, क्या वो
रिग्रेस प्लस सिंपल दोनों है, होली रिग्रेस होली सिंपल, या पार्टली रिग्रेस पार्टली सिंपल। ठीक है, ये कहां पे कोर्ट को मेंशन करना पड़ेगा, किसमें, आपका ऑफेंसेस के अंदर। ठीक है, क्लियर। अब जैसे कई बार बड़े ऑफेंसेस होते हैं, जहां रॉबरी है तो उसमें आइदर वर्ड यूज लिखा होता है, थेफ्ट में आइदर वर्ड, आइदर मतलब सिंपल भी दे सकते हैं आप, रिग्रेस भी। जहां पे रिग्रेस लिखा होगा, शैल बी रिग्रेस, तो वहां पर रिग्रेस ही देना पड़ेगा, वहां सिंपल डिस्क्रिप्शन पावर ऑफ द कोर्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, क्लियर, यहां तक समझ आ गया। ठीक है, द नेक्स्ट इज ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका, सेक्शन 8। क्लियर। अब जो मैंने सेक्शन 6 बोला था, यहाँ पे एक तरह से लीगल फिक्शन वर्ड यूज कर लो आप, लीगल फिक्शन। कि उसको लीगल फिक्शन कर रहे हैं, कितना, 20 ईयर्स लीगल फिक्शन कर रहे हैं हम। ठीक है, डीम्ड हम मानेंगे कि 20 साल है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट किसी को दे रखा है तो। अब बात करते हैं हम फाइन की। फाइन आपका किस में आ रहा है, सेक्शन 8 में। सेक्शन 8 देखना, 1 बाय 1 बड़ा सा सेक्शन है पर समझ आ जाएगा। अमाउंट ऑफ फाइन, लाइबिलिटी इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। अमाउंट ऑफ फाइन और लाइबिलिटी, या तो अमाउंट ऑफ फाइन की बात कर रहा है, लाइबिलिटी इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। अगर वो डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट पेमेंट नहीं करते फाइन, उसकी क्या लाइबिलिटी रहेगी। भी फाइन कितना इंपोज कर सकते हैं, हमने एक पनिशमेंट देखी फाइन, अब उस फाइन में कितना आप पे कर सकते, कितना आप इंपोज कर सकते हो। ये कह रहा है, वेयर नो सम इज एक्सप्रेस्ड टू विच अ फाइन में एक्सटेंड। जहां पे किसी सेक्शन में फाइन मेंशन नहीं है, ओनली क्या लिखा है, इम्प्रिजनमेंट और फाइन। ऐसा नहीं लिखा 1000 5000, नहीं लिखा है कहीं पे किसी सेक्शन के अंदर। द अमाउंट ऑफ फाइन, उस केस में जो अमाउंट ऑफ फाइन है उसकी जो कितना फाइन रहेगा, विच द ऑफेंडर इज लायबल अनलिमिटेड, कितना रहेगा, अनलिमिटेड, बट शेल नॉट बी एक्सेसिव। आगे साथ में, अब मान लो किसी ने चोरी कर ली, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, आपने 1 करोड़ फाइन लगा लिया। वैसे चोरी के लिए फाइन अगर मेंशन नहीं है सेक्शन के अंदर, मेंशन है फाइन तो उतना ही लगाना पड़ेगा। ये कह रहा है कि अगर किसी सेक्शन में मेंशन नहीं है फाइन, तो फिर आप अनलिमिटेड फाइन वहां पे इंपोज कर सकते हैं, बट प्रोवाइडेड आपका जो फाइन है वो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। ठीक है, प्रोपोर्शनेट होना चाहिए और नॉट एक्सेसिव होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। अब पेटी ऑफेंसेस है, आपने फाइन हाई हाई वैल्यू का लगा लिया, आप नहीं लगा सकते हो। अनलिमिटेड बेशक है बट नहीं लगा सकते। बट नेक्स्ट बोलता है, इन एवरी केस ऑफ द ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। इसके बाद जो भी केसेस है जो पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन। अब आपने कुछ सेक्शन देखे होंगे जिसमें पनिशमेंट भी प्रोवाइडेड है, पनिशेबल विच में एक्सटेंड टू 2 years एंड और फाइन इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस टू फाइन, और उसमें और फाइन, कई बार क्या पनिशेबल भी है एज वेल एज फाइन, और फाइन भी है, तो उसमें पनिश क्या किया गया उसको, फाइन, वेदर विद और विदाउट इम्प्रिजनमेंट। उसको फाइन पर भी इम्पोज किया, जैसे मान लो 3 year की पनिशमेंट दे दी और साथ में 5000 का फाइन लगा लिया। ये बोलता है कि अगर पनिश, कई बार क्या होता है, हमने मान लो 6 month की इम्प्रिजनमेंट है प्लस 500 रुपीज फाइन, तो हमने इम्प्रिजनमेंट नहीं किया, उसको सिर्फ फाइन लगा लिया। अब जैसे ड्रंक एंड ड्राइव का केस होता है, तो उसमें इम्प्रिजनमेंट भी है और आपका फाइन भी है, तो कोर्ट क्या कहता है, फाइन इंपोज कर देता है, इम्प्रिजनमेंट नहीं करता है। या लाइसेंस, अब बहुत सारे जो एमबी एक्ट के अंदर जो ऑफेंसेस है उसमें लाइसेंस कैंसिल करने का भी है। ठीक है, तो हो सकता है उसको सिर्फ फाइन दिया हो या फिर इम्प्रिजनमेंट दोनों दिया हो, बट प्रोवाइडेड उस पनिशमेंट के अंदर, उस सेक्शन के अंदर इम्प्रिजनमेंट भी होनी चाहिए प्लस फाइन भी होना चाहिए। एक तो ये है पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट और फाइन, और विद फाइन ओनली, imprisonment or fine या फाइन और विद फाइन ओनली, इन विच ऑफेंडर इज सेंटेंस टू अ फाइन, और उसमें सिर्फ उसको क्या कर देगा, फाइन के लिए ही पनिशमेंट की गई है, उसमें इम्प्रिजमेंट, जो मैंने पहले एग्जांपल दिया कि फाइन ही लगाया, उसमें पनिशमेंट नहीं दी। ठीक है, इट शैल बी कॉम्पिटेंट टू कोर्ट, इट शैल बी, तो कोर्ट के लिए क्या गाइडलाइन है, इट शैल बी कॉम्पिटेंट टू कोर्ट विच सेंटेंस सच ऑफेंडर टू डायरेक्ट बाय द सेंटेंस, जो भी सेंटेंस को डायरेक्ट की गई बाय द सेंटेंस, दैट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, अगर वो डिफॉल्ट करता है उस पेमेंट ऑफ फाइन को पे करने के लिए, द ऑफेंडर शैल सफर, तो क्या करेगा, ऑफेंडर को क्या मिलेगी, सफर इम्प्रिजनमेंट फॉर अ सर्टेन टर्म, तो ऑफेंडर को एक सर्टेन टर्म की पनिशमेंट मिलेगी अगर वो फाइन
नहीं देता है तो, अगर वो फॉल्ट पाया जाता है फाइन देने में, in which the imprisonment shall be in excess of any other imprisonment to which he may have sentence or to which may have made liable under the commutation of sentence। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि हाँ, अब ये सेक्शन क्या बता रहे हैं आपको, ये सेक्शन बता रहा है जो कन्विक्टेड पर्सन है, जो कन्विक्टेड पर्सन है उसको कोर्ट के पास पावर है, यहाँ पे कोर्ट की पावर की बात की गई है, टू एड इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। वो अपने जो सब्सटेंटिव सेंटेंस है, अब देखो जब ऑर्डर लिखते हैं ना, जब ऑर्डर कोर्ट पास करता है उसमें लिखते हैं इम्प्रिजनमेंट फॉर मान लो थेफ्ट 2 months, ठीक है, सॉरी 6 month कर लेते हैं, 6 month एंड फाइन, और फाइन एंड फाइन 500 रुपीज, कितना, 500 रुपीज। आगे लिखता है कोर्ट, यहां पे आपने कभी ऑर्डर ढंग से पढ़ना, इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन इम्प्रिजमेंट 1 month, इम्प्रिजमेंट 1 month। अब ये ऑर्डर में लिखा हुआ है, ये वाला पॉइंट तो ऊपर क्लियर हो गया कि जहां पे पर ये सब्सटेंटिव सेंटेंस है, सब्सटेंटिव सेंटेंस। ये पावर कहां से आई कोर्ट को, क्योंकि बीएनएस के अंदर दिया, उस सेक्शन के अंदर जो हमने चार्ज लगाया था बीएनएस का। लेकिन ये वाली पावर कहां से आई, ये है आपका 8 clause 2 से। 8 clause 2 में बोला वो एड, कोर्ट की पावर है यहाँ पे, कोर्ट की पावर है, कोर्ट्स पावर टू एड इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, कोर्ट ऐड कर सकते हैं। और इस क्लॉज में क्लियर बोला गया कि वो ऐड कर सकते हैं, उसको सफर करना पड़ेगा इम्प्रिजनमेंट, क्या करना पड़ेगा, इम्प्रिजनमेंट सफर होगी अगर वो पेमेंट ऑफ फाइन नहीं करता है तो, ठीक है। और वो ऑर्डर में मेंशन होगा पहले ही, हाँ, अगर वो पेमेंट कर देता फाइन तो उसको वो सजा नहीं मिलेगी, वो फाइन वाली, डिफॉल्ट इन फाइन वाली, ठीक है, क्लियर। आगे देखो नेक्स्ट क्लॉज है आपका द टर्म। अब ये बोलते हैं कितनी, अब ये तो ऊपर वाले क्लॉज में बोल दिया है कि उसको इम्प्रिजनमेंट देंगे हम डिफॉल्ट इन फाइन, लेकिन कितनी इम्प्रिजनमेंट देंगे, आगे लिखा है द टर्म फॉर विच द कोर्ट डायरेक्ट द ऑफेंडर टू बी इम्प्रिजन्ड इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। जो टर्म उसमें मेंशन की, कौन से डायरेक्शन दी कि अगर ये डिफॉल्ट इन फाइन में पे नहीं करता है कितनी इम्प्रिजनमेंट देंगे, जो भी लिखा होगा वो उसकी मैक्सिमम कितना है, shall not exceed 1/4 of the term of imprisonment which is maximum fixed for the offense if the offense be punishable with imprisonment as well as fine। तो 1/4 से ज्यादा यहां पे कोर्ट इंपोज नहीं कर सकता इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन पनिशमेंट। कितनी, 1/4। 1/4 किसका, जो उसको पनिशमेंट दी गई, ठीक है, जैसे 8 साल की पनिशमेंट दी गई तो 8 साल का 1/4 निकाल दो, 2 years। 2 year से ज्यादा डिफॉल्ट इन फाइन में पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं, उसे कम दे सकता है, 1 month दे सकता है, 6 month लिख सकता है, वो डिस्कशन पावर ऑफ द कोर्ट है। लेकिन 1/4 से ज्यादा जो उसको सेंटेंस पास की गई थी, उसका 1/4 से ज्यादा उसको पनिशमेंट डिफॉल्ट इन फाइन में नहीं ग्रांट की जा सकती है, नहीं अवॉइड की जा सकती है। क्लियर हो गया। अब देखो जनरली, अब एक और पॉइंट यहां पे बताता हूं, जब हम सेक्शन 24 बी एन डब्ल्यू एस का देखोगे, सेक्शन 24 बी एन डब्ल्यू एस, ठीक है। अब आप ये देखोगे कि जो सब्सटेंटिव सेंटेंस होती है और जो डिफॉल्ट एंड फाइन होती है, मान लो हमने किसी को 8 years सेंटेंस कर दिया, 8 years इम्प्रिजनमेंट दे दी, तो अब जब कोर्ट ना जब ऑर्डर पास करता है, कोर्ट को जनरल लॉ है कि ये क्या चलेगी, कंसेक्टिव, क्या चलेगी, कंसेक्टिव होता है एक के बाद एक, ठीक है। थोड़ा सा हल्का सा हिंट दूंगा, मान लो ए है, ए ने ऑफेंस नंबर 1,
ऑफेंस नंबर 2, ऑफेंस नंबर 3। ऑफेंस नंबर 1 के लिए इसको 1 ईयर की सजा दे दी, ऑफेंस नंबर 2 के लिए इसको 2 इयर्स की सजा दे दी, ऑफेंस नंबर 3 के लिए 6 मंथ की सजा दे दी। तो जब इसकी रन होगी, कैसे रन होगी? कंजेक्टिवली। कंजेक्टिवली क्या होता है? एक के बाद एक लगातार, ठीक है। पहले इसको 1 ईयर अंदर रहना पड़ेगा, जैसे 1 ईयर कंप्लीट हो फिर दोबारा से उसको 2 इयर्स अंदर रहना पड़ेगा, फिर जब 2 ईयर कंप्लीट फिर 6 मंथ। तो एक तरह से कितना होगा? 3.6 होगी। लेकिन लेकिन कोर्ट को स्पेशली मेंशन करना पड़ेगा। किस में मेंशन करना पड़ेगा? ऑर्डर में, कनकरेंटली। कनकरेंटली जनरल रूल क्या है? कंसेक्टिवली, और अदरवाइज अगर मेंशन है सेक्शन में, ऑर्डर में, कनकरेंटली। कनकरेंटली का मतलब है अब इसकी पनिशमेंट कैसे चलेगी? अब देखो, साल साल की भी साथ साथ चलेगी, 2 साल की भी साथ साथ चलेगी, 6 महीने की। सबसे पहले 6 महीने वाले कंप्लीट हो जाएगी। 6 महीने ये ऑफेंस नंबर 3 के लिए काट रहा है, उतर में 6 महीने 2 ईयर वाले भी हो जाएंगे, 6 महीने इसके 1 ईयर के। फिर 1 ईयर के लिए कितने और रहना पड़ेगा इसको? 6 मंथ। 2 ईयर के लिए कितना रहना पड़ेगा? 1.5 साल। 6 महीने तो कंप्लीट होगी इसकी। तो ये क्या चलेगी? एक साथ चलेगी, एक साथ चलेगी सारी सेंटेंस। मतलब 1 से, मतलब 1 जनवरी 2026 से ये स्टार्ट हो जाएगी मान लो सपोज। तो 1 जनवरी 26 से लेकर जब 1 ईयर जाएगा वो भी खत्म हो जाएगी। यहाँ पे 1 ईयर, उसमें 2 ईयर्स के लिए भी हो रहा है उसको, 6 मंथ यहाँ पे खत्म हो जाएगी। फिर लास्ट इसको जो नेक्स्ट जो लॉन्गर पनिशमेंट है उसके लिए रहना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर तीनों के लिए 1 ईयर दिया तो 1 साल ही रहना पड़ेगा, जो 30 साल नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो सपोज ये मेंशन स्पेसिफिकली नहीं है ऑर्डर में, तो इसको 3 साल कोर्ट में रहना पड़ेगा। 1 साल एक ऑफेंस के लिए, 1 साल एक, अगर मान लो एक साल है तीनों के लिए तो, ठीक है। बट यहाँ पे ये कहता है कि जो डिफॉल्ट इन पेमेंट है, अगर ऑर्डर में मेंशन भी है कनकरेंटली, वो कनकरेंटली सिर्फ ओनली ओनली विद रिस्पेक्ट टू द सब्सटैंटिव सेंटेंस होगा। लेकिन जो डिफॉल्ट इन फाइन है वो तो हर एक सिचुएशन में कंसेक्टिव ही होगा। क्या होगा? कंसेक्टिव होगा। मतलब आफ्टर द एंड ऑफ द सब्सटेंटिव सेंटेंस फिर आपका स्टार्ट होगी डिफॉल्ट इन फाइन, डिफॉल्ट इन फाइन सेंटेंस, ठीक है। मतलब अगर ऑफेंस नंबर 1 के लिए 1 ईयर, ऑफेंस नंबर 2 के लिए भी 1 ईयर, ये समझने के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ऑफेंस नंबर 3 में भी 1 ईयर। अगर हम इसको जनरल रूल के अकॉर्डिंग देखें, पहले 1 साल, फिर दूसरे ऑफेंस के लिए 1 साल, टोटल कितना? 3 ईयर। लेकिन अगर वो स्पेशली मेंशन कंकरेंट होगा तो तीनों के लिए कितने साल रहना पड़ेगा इसको? ओनली 1 ईयर, ठीक है। अब डिफॉल्ट इन फाइन के लिए मान लो 2 मंथ है, वो यहां पे कंकरेंट रन नहीं होंगे। वो क्या होगा? इस 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद ही डिफॉल्ट इन फाइन उसको एक्स्ट्रा 2 मंथ की सजा होगी। क्या होगी? एक्स्ट्रा 2 मंथ की सजा होगी। क्लियर हो गया? 24। देन आगे देखते हैं सेक्शन 8 का। देखो, रिकवर तो फाइन होगा ही होगा, अगर डेथ भी हो जाता है ऑफेंडर तब भी रिकवर होगा, वो हम आगे देखेंगे। imprisonment which the court impose in default of fine or in default of community service may be of any description to which the offender is sentenced for the offense. अब ये क्लॉज 4 क्या बोल रहा है यहाँ पे कि जो इम्प्रिजनमेंट है, ठीक है, टाइप ऑफ डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट। अब ये डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट की बात कर, डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट के क्या क्या टाइप हो गए यहाँ पे क्लॉज 4 में बोल रहा है। तो द इम्प्रिजनमेंट विच द कोर्ट इम्पोज इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, जो भी डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट फाइन या डिफॉल्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस, दोनों के केसेस में या तो फाइन आपने पे नहीं किया, या जो कम्युनिटी सर्विस आपको बोला था आपने कम्युनिटी सर्विस नहीं किया, उस दोनों के लिए आपको क्या कर सकते हैं यहाँ पे? डिफॉल्ट इन फाइन, यहाँ पे सॉरी डिफॉल्ट इन पनिशमेंट आपको यहाँ पे कोर्ट यहाँ पे क्या कर सकते हैं? इंपोज कर सकता है, ठीक है। देन क्लॉज 5, इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद फाइन और कम्युनिटी सर्विस। अब जो ऊपर वाला क्लॉज बोल रहा है आपका क्लॉज 4 इसी चीज की बात कर रहा था, ठीक है। क्लॉज 4 आपका नेचर ऑफ इम्प्रिजनमेंट की बात कर रहा है। नेचर ऑफ क्लॉज 4 किसकी बात कर रहा है?
नेचर ऑफ इम्प्रिजमेंट की बात करें, इम्प्रिजमेंट विच द कोर्ट इम्पोज डिफॉल्ट ऑफ फाइन और इन डिफॉल्ट ऑफ community service may be of any description for which offender might have been sentenced for the offense. जिस चीज के लिए ऑफेंस किया गया है उस चीज का ही आगे डिफॉल्ट इन फाइन होना चाहिए। 5 बात करता है, if the offense is punishable with fine or community service, the imprisonment which the court impose in default of fine। अब ये जो क्लॉज 4 है ये बोलता है imprisonment डिफाइन आपका फाइन भी हो सकता है, ठीक है, और कम्युनिटी सर्विस। आगे जो क्लॉज 5 बात करे आपका वो कर रहा है नेचर आपका फाइन कम्युनिटी सर्विस में क्या फाइन रहेगा, फाइन है कम्युनिटी सर्विस का जो जो क्या वो सिंपल रहेगा या रिग्रेस रहेगा, ठीक है। If the offense is punishable with fine or community service, the imprisonment which the court impose in default of payment of fine or default of community service shall be simple। क्या रहेगा? Shall be simple। वो रिग्रेस नहीं हो सकता है। जो imprisonment उसको 2 month in default of fine है वो हमेशा सिंपल रहेगा। And the term for which the court direct the offender to be shall be simple, इसको अंडरलाइन करा, MCQs आ सकता है, ठीक है। Imprisoned in default of payment of fine or in default of community service shall not exceed। अब यहाँ पे बोल रहा है कितना आप उसको exceed नहीं कर सकते हैं, ठीक है। And the term for which the court direct the offender to be imprisoned in default of payment of fine or in default of community service shall not exceed 2 months when the amount of fine does not exceed 5,000 rupees। अब यहाँ पे एक तरह से लिमिटेशन यहाँ पे इम्पोज कर दिया है कि 2 months व्हेन द जो फाइन है डज नॉट एक्सीड 5,000 और लेस देन 5,000 के लिए कितना रहेगा 2 months, ठीक है। 4 months व्हेन द अमाउंट ऑफ फाइन डज नॉट एक्सीड 10,000 रुपीज। यहां से भी एमसीक्यूज बन सकता है क्लॉज 8 क्लॉज 5 से। 10,000 से ज्यादा मतलब फाइन डज नॉट एक्सीड 10,000 तो 4 month and 1 year in any other case, बाकी केस में 1 year, ठीक है। 6 clause, the imprisonment which imposed in default of payment of fine shall be terminate। अभी होता है कब वो खत्म होगा, shall be terminate whenever that fine is either paid or levied by process of law। ये बोलता है वो तब खत्म होगा अगर या तो आपने वो पे कर दिया, जो इम्प्रिजनमेंट है वो टर्मिनेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी जब आप उसको पे कर दोगे, जो आपको पे करने के लिए बोला। इम्प्रिजनमेंट विच इम्पोज इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, समझिए जो फाइन है वो कब आपका फाइन इज आइदर पेड, जो फाइन है आपने वो पे कर दिया तो आपकी इम्प्रिजनमेंट टर्मिनेट हो जाएगी, या लिवाइड बाय प्रोसेस ऑफ लॉ, या फिर आपसे वो रिकवर किया गया। अब देखो गवर्नमेंट नहीं छोड़ेगी, गवर्नमेंट रिकवर करेगी ऑलवेज, और रिकवर प्रॉपर्टी अटैचमेंट करके भी कर सकती है, प्रॉपर्टी को भी अटैच किया जा सकता है, ठीक है। If before the expiration of the term or imprisonment fixed in default of payment, such a proportion of the fine be paid or levied that the term of imprisonment suffer in default of payment is not less than proportional to part of the fine, still unpaid, the imprisonment shall terminate। अब ये part of the payment, मान लो सपोज आपका 10,000 का फाइन था, आपने 5,000 भर दिया, तो प्रोपोर्शनेटली आपका वो टर्म यहाँ पे प्रोपोर्शनेटली देखा जाएगा, ठीक है। मान लो आपका 1 month का 1,000 रुपीज आपको फाइन है, और अगर 1,000 रुपये नहीं करते तो 2 month जेल इन डिफॉल्ट रहना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लो उसमें से आपने 500 पे कर दिए तो कितना रहना पड़ेगा 1 month रहने, उसको प्रोपोर्शनेट हम देखेंगे, फाइन का प्रोपोर्शन, फिर वो प्रोपोर्शन हम उसका निकाल लेंगे, फिर उतना टाइम तक आपको रहना पड़ेगा, ठीक है। ये पार्ट पेमेंट की बात करता है, पार्टली अगर आपने फाइन पे कर दिया। The next is 7 clause, ये भी इंपॉर्टेंट है। द फाइन और एनी पार्ट thereof which remain unpaid। अब बोलते हैं फाइन या तो पूरा फाइन आपका पेड नहीं हुआ, या एनी पार्ट thereof which remain unpaid, या कुछ फाइन जो मैंने क्लॉज 6 में बोला पार्टली आपने पे कर दिया, पार्टली नहीं किया, अनपेड मतलब पार्टली आपने पे नहीं किया, मे बी लेवाइड एट एनी टाइम विद इन 6 years। वो कभी भी रिकवर कर सकते हैं। टाइम पीरियड कितना है 6 ईयर के अंदर रिकवर किया जा सकता है आफ्टर द पासिंग ऑफ सेंटेंस। जिस दिन सेंटेंस पास है उसके 6 साल के अंदर उसको रिकवर किया जा सकता है। एंड इफ अंडर द सेंटेंस द ऑफेंडर विल लायबल टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 6 ईयर। अगर उसको 6 साल से ज्यादा की सजा हुई है देन एट एनी टाइम प्रीवियस टू एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड, ठीक है। एंड द डेथ एंड आगे देखो, एंड द डेथ ऑफ द ऑफेंडर,
डज नॉट डिस्चार्ज फ्रॉम द लाइबिलिटी। अगर डेथ भी हो जाती है उस ऑफेंडर, इसका मतलब ये नहीं कि वो डिस्चार्ज होगा, रिलीज होगा लाइबिलिटी से, उसको फाइन रिकवर नहीं होगा, फिर भी फाइन रिकवर होगा। एनी प्रॉपर्टी विच वुड आफ्टर हिज डेथ बी लीगली लाइबल टू हिज डेथ। उसकी प्रॉपर्टी जिसको लीगली जो इंटाइटल है उसकी प्रॉपर्टी का, उनसे वो रिकवर किया जाएगा, उनसे पर्सनली रिकवर नहीं किया जाएगा, मतलब एज फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, क्लियर। तो फाइन कैन बी रिकवर्ड अप टू 6 years, पहला फ्रॉम द डेट ऑफ सेंटेंस, अंटिल एंड ऑफ द इम्प्रिजनमेंट। अगर टर्म मतलब इफ लॉन्गर देन 6 year इम्प्रिजनमेंट है, अंटिल द एंड ऑफ द इम्प्रिजनमेंट, जब तक वो इम्प्रिजनमेंट तब तक उसको रिकवर किया जा सकता है, अगर 6 साल से ज्यादा पनिशमेंट है। इफ ऑफेंडर डाई, रिकवरी कैन बी मेड फ्रॉम प्रॉपर्टी लाइबल फॉर डेट एस्टेट, या प्रॉपर्टी जो अटैच की जाएगी प्रॉपर्टी फ्रॉम दैट, वहां से उसको रिकवर किया जाएगा। क्लियर हो गया यहां तक? मुझे लगता है क्लियर है। द नेक्स्ट इज सेक्शन 9। अब सेक्शन 9 बात कर लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफेंस मेड ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। ठीक है, ये कह रहा है कि कुछ लिमिट ऑफ पनिशमेंट है। कई बार क्या होता है, हम आप कितनी पनिशमेंट किसको पास करते हैं। मान लो किसी पर्सन ने 50 एक्ट किए, 50 बार स्लैप किया, क्या ईच एंड एवरी स्लैप के लिए हम उसको लाइबल ठहराएंगे? आंसर इज नो। ठीक है, उसका कोई एक डेफिनेशन होगी कि ऑफेंस होगा, उससे एक पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए पनिशेबल होगा। ठीक है, वो कह रहा है वेयर एनीथिंग विच इज एन ऑफेंस इज मेड अप ऑफ पार्ट्स, एनी ऑफ विच पार्ट इज इटसेल्फ एन ऑफेंस। ये बोला कोई ऑफेंस जो कमिट किया है, जो पार्ट्स में कमिट किया है, टुकड़ों टुकड़ों में कमिट किया है, ठीक है, और उन टुकड़ों को जब कॉम्युलेट किया जाए तो उसे एक ऑफेंस बना। मतलब 5 बार किसी ने स्लैप किया किया तो 5 बार, लेकिन उसका एक ही ऑफेंस है, हर्ट, ग्रीवियस हर्ट। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि एक स्लैप के लिए एक ग्रीवियस हर्ट, 2 स्लैप के लिए दो दूसरा ग्रीवियस, तीसरे के लिए एक ही है ना उसके लिए। 5 बार किसने स्लैप किया, किक किया, स्लैप किया, तो एक ही ऑफेंस बना कि उसको बीट किया। बीट का मतलब हर्ट किया, हर्ट का मतलब ग्रीवियस हर्ट विद इंटेंशन। तो इटसेल्फ इज एन ऑफेंस, वो अपने आप ऑफेंस है। द ऑफेंडर शैल नॉट बी पनिश्ड with a punishment of more than one of such is offense unless it is so expressly provided। उसको मतलब एक तरह से डबल जो पार्डे नहीं हो सकता यहाँ पे। ठीक है, तो देन अनलेस इज सो एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, पहला क्लॉज। फर्स्ट क्लॉज, पार्ट ऑफ द एक्ट आर ऑल्सो ऑफेंस। पार्ट ऑफ द एक्ट मतलब एक ही पार्ट है तो वो ऑफेंस माना जाएगा। सेकेंड क्लॉज बात करता है वेयर वेयर एनीथिंग इज एन ऑफेंस। एनीथिंग जो ऑफेंस है फॉल्स विद इन 2 or more सेपरेट डेफिनेशंस। मतलब कोई एक्ट किसी ने किया और जो एक्ट है वो 2 डेफिनेशन में फॉल हो रहा है। जैसे मान लो कोई डॉक्यूमेंट्री फॉर्जरी की, वो चीटिंग में भी जा रहा है, फॉर्जरी में भी जा रहा है। ऑफ एनी लॉ ऑफ फोर्स फॉर टाइमिंग इन बाय विच ऑफेंस इज डिफाइंड इन पनिश्ड। ठीक है, अब इसके लिए जो ए के लिए है ना, जो लास्ट लाइन है, ये वाला पॉइंट है, वो कॉमन है। द ऑफेंडर शैल नॉट बी पनिश्ड विद मोर सीवियर पनिशमेंट देन कोर्ट विच ट्राई हिम कुड अवॉइड ऑफ एनी वन ऑफ सच ऑफेंस। एक ऑफेंस में उसको कन्विक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, देन सेकेंड क्लॉज बोलता है सेवरल एक्ट, एक्ट सेवरल है, which one or more than one would be itself or then constitute an offense, constitute when combined different offense। ये बोलता है सेवरल एक्ट है, 2 एक्ट है, फ्रॉड भी किया आपने, मिस रिप्रेजेंटेशन भी किया, लेकिन उस दोनों एक्ट के, फ्रॉड करके और मिस रिप्रेजेंटेशन करके 2 एक्ट हो गए, लेकिन उन दोनों एक्ट के लिए एक कंबाइंड डेफिनेशन दे रखी है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, अगर इस तरह का कोई ऑफेंस है तो हम उस एक पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए ही हम उसको पनिश करेंगे। जैसे आईपीसी के अंदर अगर देखोगे, मर्डर, डोकैटी विद मर्डर, 396 एक ऑफेंस था, डोकैटी विद मर्डर। डोकैटी भी हुआ है साथ में, मर्डर भी हुआ है। ठीक है, जनरली मर्डर के लिए अलग अलग पनिशमेंट है और डोकैटी के लिए अलग पनिशमेंट था। अभी अभी वो है नहीं सेक्शन, बट अब क्या है, डोकैटी विद मर्डर के लिए एक ही डेफिनेशन है, 2 एक्ट है अलग अलग। डोकैती भी किया हमने, मर्डर भी किया। अगर आपने सिंपल मर्डर किया होता तो मर्डर अकॉर्डिंग टू आईपीसी 302 में जाता, और डकैती किया उसके लिए डकैती के लिए अलग पनिशमेंट थी। लेकिन आपने क्या किया, 2 सेपरेट एक्ट है, उन दोनों एक्ट को करने के बाद एक कंबाइंड डेफिनेशन आती है, तो पनिशमेंट उस कंबाइंड डेफिनेशन वाली ही आपको मिलेगी अगर इस तरह का कोई ऑफेंस है। जैसे मैंने बताया कि फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, क्योंकि मिसरिप्रेजेंटेशन के लिए कोई यहाँ पे पनिशमेंट नहीं है, आपने फ्रॉड भी किया, मिसरिप्रेजेंटेशन भी किया, जिसकी वजह से ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया, तो
ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए पनिशमेंट है। सेवरल एक्ट है, कंबाइंड डेफिनेशन है, तो जो कंबाइंड डेफिनेशन है, जो कंबाइंड ऑफेंस कमिट हुआ, उसके लिए यहाँ पे क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर एक्ट अलग अलग है, जैसे क्लॉज आपका इलस्ट्रेशन, ठीक है, देखो फिर से समझाता हूं इसको। यहाँ पे एक लीगल डेफिनेशन है, क्लॉज 2 बोलता है मल्टीपल लीगल डेफिनेशन है, लेकिन एक्ट क्या हुआ, कंबाइंड हुआ है। तो इफ एन एक्ट क्वालिफाई अंडर मल्टीपल ऑफेंसेस, देन द कोर्ट जो अवॉर्ड करेगा ओनली वन पनिशमेंट एंड दैट टू नॉट मोर देन द मैक्सिमम फॉर एनी वन ऑफेंस। मैक्सिमम फॉर सीवियर लिखा है इसमें ना, नॉट विल नॉट बी पनिश विद मोर सीवियर पनिशमेंट। क्लियर आपके क्लॉज में। सेकंड बात करता है, मान लो सपोज सेवरल एक्ट है, 2-3 एक्ट है, और उससे कंबाइंड ऑफेंस बन रहा है, वन ऑफेंस बन रहा है, तीनों एक्ट के कंबाइंड ऑफेंस है, तो आप उसको उसमें उसको क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। ठीक है, क्लियर। ऐसा नहीं कि उसको सेवरल एक्ट है, एक एक्ट के लिए अलग से, एक एक्ट के लिए नो, उसके लिए कंबाइंड पनिशमेंट की जाएगी। और अगर आप इलस्ट्रेशन बी देखोगे, बी बट इफ वाइल ए इज बीटिंग जेड, ए ने क्या किया, जेड को बीट किया, वाई इंटरफियर एंड ए इंटेंशनली स्ट्राइक वाई, ए वाई ने बीच में इंटरफियर किया, ए ने जेड को भी स्ट्राइक कर दिया। Here, as the blow given to Y is no part of the act whereby A voluntarily caused hurt to Z, जो उसने उसको एक्ट किया वो उसका पार्ट नहीं था, वो तो अलग से उसको इन्फ्लिक्ट किया, 2 पर्सन है, दोनों को उसका इन्फ्लिक्ट किया, तो उसको A is liable to one punishment for voluntarily causing hurt to Z and another for blow given to Y, दोनों के लिए उसको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो एक ही सिमिलर, एक ही एक्ट थे, अलग अलग, दो आदमी को आपने हिट किया तो उसके लिए अलग से पनिशमेंट आपको प्रोवाइड की गई, आपके इलस्ट्रेशन में दे रखा है। द नेक्स्ट इज, ये बात करता है सेक्शन 10, पनिशमेंट ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ वन सेवरल ऑफेंस, जजमेंट स्टेटिंग दैट इट इज डाउटफुल ऑफ विच। अब देखो, जब अल्टरनेटिव चार्ज हम फ्रेम करते हैं, ये सेक्शन अल्टरनेटिव चार्ज है आपका बी एन डब्ल्यू एस में 247 यहाँ पे कोर्ट को ये तो क्लियर है कि इसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, कौन सा किया इसके लिए क्लियर नहीं है। ठीक है, सेवरल ऑफेंसेस कमिट कर रखे हैं, बट कोर्ट के पास सफिशिएंट एविडेंस, इस तरह से क्लियर एविडेंस नहीं आ रहा है कि किस में इसने ऑफेंस कमिट किया है। अल्टरनेटिव चार्जेस उसको बोलते हैं, डाउटफुल चार्जेस जिसको हम बोलते हैं, बट पनिश तो करना है। ठीक है, अब उस केस में जहां पे डाउटफुल है, कोर्ट को खुद सस्पिशियस डाउट है कि कौन से, मतलब ऑफेंस नंबर 1, ऑफेंस नंबर 2, ऑफेंस नंबर 3, ये तो है, ये तीनों ऑफेंस आ रहे हैं, लेकिन कौन सा ऑफेंसेस एग्जैक्टली किया है ये क्लियर नहीं है। तो उस केस में बोलता है, उसमें गाइडलाइन फैक्टर है, इन ऑल केसेस इन विच जजमेंट इज गिवन दैट अ पर्सन इज गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, बहुत सारे ऑफेंसेस जिसमें से एक से गिल्टी है, स्पेसिफाइड इन द जजमेंट, बट दैट इट इज डाउटफुल ऑफ विच ऑफ दीज ऑफेंसेस हैज इज गिल्टी, ही इज गिल्टी। पर ये डाउटफुल है किसमें, कौन से ऑफेंसेस में वो गिल्टी है। चार्ज तो ऑफेंस नंबर 1 का चार्ज भी हुआ है, ऑफेंस नंबर 2 का चार्ज भी, ऑफेंस नंबर 3 का भी है। ठीक है, द ऑफेंडर शैल, ये गाइडलाइन फैक्टर लॉ पॉइंट क्या है, द ऑफेंडर शैल बी पनिश फॉर द ऑफेंस फॉर विच द लोएस्ट पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड, द सेम पनिशमेंट इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर ऑल। तो हम उसको उस ऑफेंस में पनिश करेंगे जिसके लिए सबसे कम पनिशमेंट होगी। ठीक है, उसके लिए हम उसको पनिश कर सकते हैं। जैसे मान लो ऑफेंस नंबर 1 है, ऑफेंस नंबर 2 है, ऑफेंस नंबर 3 है, सेवरल ऑफेंसेस है, कितने हैं, सेवरल ऑफेंसेस है। ठीक है, ऑफेंस नंबर 1 के लिए पनिशमेंट है 1 ईयर, ऑफेंस नंबर 2 के लिए है 2 इयर्स, एंड ऑफेंस नंबर 3 के लिए 6 मंथ। ठीक है, अब कोर्ट को डाउट है कि कौन सा ऑफेंस इसने कर रखा है, क्लियर नहीं हो रहा है, डाउट है, तो कोर्ट को इसमें गाइडलाइन फैक्टर है कि वो जो सबसे लेसर पनिशमेंट है, लेसर जो पनिशमेंट वाला ऑफेंस है, उसमें उसको पनिश किया जाएगा। समझ गए, वो 1 या 2 ईयर वाले में नहीं करेगा, एज पर माय एग्जांपल किस में करेगा, जो लेसर पनिशमेंट वाला है उसमें यहाँ पे उसको पनिश किया जाएगा। ठीक है, एक लाइन चाहे लिख लो इस पॉइंट पे, when the court cannot decide when the court cannot decide which of several offenses
which of several offenses the accused committed cannot decide which of several offenses the accused committed, comma, knows knows that one of them was committed. One of them was committed, comma. The offender gets punishment for the offense. The offender gets punishment for the offense with the lowest penalty. Punishment for the offense with the lowest penalty, comma, if punishment differ. If punishment differ, full stop. ठीक है, तो दैट इज रिफ्लेक्ट, आगे लिखो, दैट इज रिफ्लेक्ट प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिट ऑफ डाउट इन सेंटेंसिंग. बेनिफिट इन डाउट इन सेंटेंसिंग. ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेक्शन 11. सेक्शन 11 से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट नोट आ सकता है. सॉलिटरी कन्फाइनमेंट. सॉलिटरी होता है आइसोलेशन. ठीक है, जनरली देखो जब जेल में रखे जाते हैं तो सबके साथ उसको जो को एक्यूज जो को प्रिजनर होता है उनके साथ भी रखा जाता है. लेकिन सॉलिटरी में क्या होता है, उसको अकेला फील करवाया जाता है, लोनलीनेस. उसको अकेले कारागार में रखा जाता है. ठीक है, क्लियर? तो ये जो पनिशमेंट है, ये सेक्शन 11 और 12 में इसकी गाइडलाइन देख किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं. और ये रेयर स्पेरिंगली यूज करेगा कोर्ट, ऐसा रूटीन मैटर में यूज नहीं करता है. क्लियर? और डिपेंड अपॉन द केस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे कोर्ट इसको अपना क्या करता है, यूज करते हैं पावर को. क्लियर? डिस्कशन पावर ऑफ द कोर्ट. अब देखो सेक्शन ब्रेक से समझ आ जाएगा, फिर हम लास्ट में इसका थोड़ा सा डिक्टेशन करेंगे. सेक्शन देखो, solitary confinement. Whenever any person is convicted of offense for which under this Sanhita the court has power to sentence him to rigorous imprisonment. अब देखो ये किस केस में ज्यादातर यूज होती है, जिसमें कोर्ट के पास पावर है, जिसमें वो रिगरस इम्प्रिजमेंट देता है. रिगरस इम्प्रिजमेंट. अब ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है. द कोर्ट में, अब देखो द कोर्ट ऐसा जरूरी नहीं है मैंडेटरी, द कोर्ट में डिस्क्रिप्शन पावर द कोर्ट बाय इट्स सेंटेंस, अपने सेंटेंस में, ऑर्डर में, दैट द ऑफेंडर शैल बी केप्ट इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, कि इसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी रखा जाए. ठीक है, फॉर एनी पोर्शन और पोर्शंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट टू विच ही इज सेंटेंस्ड, कि कोई पोर्शन या पोर्शंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट जो भी इसको सेंटेंस दी गए, बट नॉट एक्सीडिंग 3 months इन होल अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्केल, नेमली 3 महीने से ज्यादा टोटल सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं हो सकता है. ठीक है, अब स्केल क्या है, ये गाइडलाइन फैक्टर कोर्ट के लिए है. कोर्ट जब वर्क करेगा, कोर्ट के पास पावर है, वो किसी जो जिसमें उसको पावर दे रखी है कि कोई पनिशमेंट है जो रिगरस इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइडेड है वीएनएस के अंदर, उस रिगरस इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ वो कोर्ट के पास डिस्कशन पावर को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का भी ऑर्डर कर सकता है. ठीक है, अब क्या स्केल क्या है, अ टाइम नॉट एक्सीडिंग 1 month इफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट शैल नॉट एक्सीड 6 months. अगर मान लो जो ओरिजिनल सेंटेंस है उसकी नॉट एक्सीड 6 months से ज्यादा की नहीं है, तो उसमें मैक्सिमम वो कितना रख सकता है, 1 month के सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में. ठीक है, दूसरा, a time not exceeding 2 months if the term of imprisonment shall exceed 6 months and shall not exceed 1 year. मतलब 6 month से ज्यादा की पनिशमेंट है और 1 साल से कम की है. मान लो जैसे 8 महीने की पनिशमेंट, 9 महीने की पनिशमेंट, अगर 9 महीने की पनिशमेंट देता है तो वो टाइम नॉट एक्सीडिंग 2 months, 2 month की ही सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मैक्सिमम दे सकता है, इससे भी कम हो सकता है. ठीक है, देन अ टाइम नॉट एक्सीडिंग 3 months if the term of imprisonment shall exceed 1 year. अगर 1 साल से ज्यादा की पनिशमेंट, इवन लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, तब भी ज्यादा से ज्यादा कितने टाइम की पीरियड की दे सकता है, वो 3 months दे सकता है. अब देखो इसका जो प्रोविजन है, मैंडेटरी जो प्रोविजन है 12 बोलता है,
इन एग्जीक्यूटिंग अ सेंटेंस ऑफ, जब उसको एग्जीक्यूशन कैसे किया जाएगा, ठीक है। और क्या कंटिन्यू 3 मंथ हम रखेंगे, कंटिन्यू 2 मंथ रखे, कंटिन्यू 1 दो, एक टाइम पे कितना सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होना चाहिए। इन एग्जीक्यूटिंग अ सेंटेंस ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, जब एग्जीक्यूट किया जा रहा है उसको, सच confinement shall in no case exceed 14 days at a time। बोलता एक टाइम में एक टाइम पे कितना रखेंगे हम, 14 डेज विद इंटरवल, ये मैंडेटरी है, इंटरवल मैंडेटरी है, विद इंटरवल बिटवीन द पीरियड ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ऑफ नॉट लेस देन दैट सच पीरियड। अब अगर हमने 14 डेज का उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट रखा, तो उसके बाद 14 डेज उसको इंटरवल देना पड़ेगा। 14 डेज का क्या किया हमने, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, और 14 डेज का हमें मैक्सिमम कितना रख सकता है, 14 डेज। 14 डेज मान लो हमने रख लिया, किसी को 14 डेज हो गए, इसके बाद एकदम उसको दोबारा से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ऐसा नहीं कि 5 दिन बाद फिर से रखा, नो, जितने टाइम आपने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट रखा, उसकी प्रीवियस सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का ही आपको इंटरवल देना पड़ेगा। अब अगर अगर आपने 10 दिन के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट रखा, तो 10 दिन का क्या देना पड़ेगा आपको, इंटरवल गैप देना पड़ेगा, ठीक है। एंड व्हेन द इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड शैल एक्सीड 3 मंथ्स, ये बोलता है जब एक्सीड करता है 3 मंथ्स, जो इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड शैल एक्सीड 3 मंथ्स, द सॉलिटरी कन्फाइनमेंट शैल नॉट एक्सीड 7 डेज इन एनी 1 मंथ ऑफ द होल इम्प्रिजन। तो बोलो एक महीने में सिर्फ 7 दिन आप उसको रख सकते हैं, एक महीने में कितना रख सकते हैं, 7 डेज, ठीक है। विद इंटरवल बिटवीन द पीरियड ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नॉट लेस देन ड्यूरेशन दैट सच पीरियड। सच पीरियड किसके लिए यूज कर रहा है, ये जितना आपने उसको कन्फाइनमेंट रखा 7 डेज, तो 7 डेज का उसको इंटरवल पीरियड देना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। देन समझ आई ये वाला पॉइंट, क्लियर। इस पे लिखना थोड़ा सा, देखो थोड़ा सा बेरक पे आपको फोकस करना पड़ेगा। इसके बाद जब जैसे मेरे साथ रीड करते हो ना, या तो मोटा मोटी आप समझ गए सारा कॉन्सेप्ट, इसके बाद खुद से वर्ड टू वर्ड आपको पढ़ना है, कि अपना माइंड यूज करो कि क्या एमसीक्यूज बन सकता है। प्रीलिम्स आपका, मैंने कहा कि नेक्स्ट टाइम जो जुडिशरी के लिए ऑलरेडी है अभी एलिजिबल, तो आपके 130 से कम क्वेश्चन करेक्ट नहीं होने चाहिए। मेरा टारगेट ही आप लोगों का 130 तक ले जाना है, 130 से ऊपर, ठीक है, इतना टारगेट रखो। और आ जाते हैं, ऐसा कोई, देखो इम्पॉसिबल कोई चीज नहीं होती है, पॉसिबल है, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं चाहे जितना मर्जी करूं, आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा आप किस तरह से इसको रीड कर रहे हो, ठीक है। आपको भी तो अपना एक्स्ट्रा माइंड यूज करना है, ऐसा नहीं कि सर ने इतना बोला इतना ही पढ़ो, आपको भी तो खुद से यूज करना है। मेंस के नोट्स बन रहे हैं, प्रीलिम्स के बन रहे हैं, केस लॉ बन रहे हैं, ठीक है। और डिटेल में आप इसको खुद से रीड कर लिया करो। नहीं समझ आया तो मैं बैठा हूं, तो आप मुझे वॉइस मैसेज करो, ठीक है, क्लियर। लिखो सेक्शन 11 एंड 12, सेक्शन 11 and 12 of BNS enable a court enable a court to impose enable a court to impose punishment of punishment of punishment of solitary confinement punishment of solitary confinement on the offender, full stop. In solitary confinement, comma, the prisoner is isolated from the site of comma and communication with comma other prisoners, full stop. It is total isolation of the prisoner. It is total isolation of the prisoner, not only from society at large, but also from co-prisoner.
Solitary confinement, full stop. Solitary confinement is imposed on the offender, is imposed on the offender in order that a feeling of loneliness may exert exert may exert wholesome influence and reform him. Full stop. It thus seeks to inflict pain on the offender. Next paragraph. It has been held that solitary confinement should not be avoided unless there are special features such as extreme violence or brutality brutality in the commission of the offense. Full stop. In other words, solitary confinement may be avoided in exceptional cases. Next paragraph. As per section 11 of BNS, solitary confinement is a punishment within a rigorous imprisonment. And not an independent sentence. Not an independent sentence, full stop. It can be avoided only where rigorous imprisonment is permissible for the offense. Full stop. Next line. The punishment of solitary confinement is discretionary. And should be used rarely and cautiously. Only when the offense and circumstances justify
justify such harsh treatment. ठीक है, next paragraph. As per section 12, which provides limit of solitary confinement, that is maximum 14 consecutive days, that is maximum 14 consecutive days of solitary confinement at a time. And there must be gap or interval of solitary confinement at least equal in length to the solitary period served. Next line. If total imprisonment more than 3 months, then solitary confinement in any 1 month cannot exceed 7 days. Month cannot exceed 7 days with equal intervals. ठीक है, इसमें केस लॉ लिखना इंपॉर्टेंट केस है इस पॉइंट पे, मतलब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पे. सुनील, SUNIL, सुनील बत्रा वर्सेस Delhi administration D. Administration 1978 Supreme Court. Observe that solitary confinement is harsh, HARSH. Isolation of a prisoner, harsh isolation of a prisoner from society of fellow prisoners, and it should be imposed only in accordance with fair procedure. Fair procedure, full stop. In absence of fair procedure, comma, the confinement becomes violative of Article 21. Confinement becomes violative of Article 21 of Indian Constitution. Violative of Article 21 of Indian Constitution. ठीक है.
Then this is all about आपका solitary confinement. That's last section, that is section 13. वैसे क्वेश्चन आते नहीं है इससे, बट फिर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है. सेक्शन 13 टॉक्स अबाउट एनहेंसमेंट ऑफ पनिशमेंट. ये बोलता है कि पनिशमेंट को बढ़ाया जाएगा. ठीक है. कब? जब कोई ऑफेंस जब कोई पर्सन 2 बार कोई ऑफेंस कमिट करता है. ठीक है. मान लो उसने पहले कोई ऑफेंस कमिट कर रखा है, अब दोबारा से उसने सेम वही ऑफेंस कमिट कर दिया, उस चैप्टर के अंदर ऑफेंस कमिट कर दिया, और पहले जब उसको पनिशमेंट थी, जो ओरिजिनल पनिशमेंट थी, वो अब नहीं मिलेगी. अब क्या मिलेगी? बढ़ी हुई पनिशमेंट मिलेगी. ठीक है. बढ़ी हुई मतलब जो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग है. ठीक है. अब देखो, whoever having been convicted by court in India, मतलब कन्विक्ट हो चुका है वो, अगर सेटिस्फाइड होगा कन्विक्शन, दैट इज नॉट फॉल्स अंडर दिस सेक्शन. ठीक है. कन्विक्टेड बाय इन इंडिया ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 10 एंड 6 एंड 17 ऑफ दिस संहिता. ये कह रहा है कोई पर्सन अगर चैप्टर नंबर 10 में जो ऑफेंसेस है और चैप्टर नंबर 17 में जो ऑफेंसेस है उसमें वो पनिश हो चुका है विद इम्प्रिजनमेंट बाय द डिस्क्रिप्शन ऑफ टर्म ऑफ 3 इयर्स और अबर्ड. कौन से पनिशमेंट होनी चाहिए? विद इम्प्रिजनमेंट टर्म ऑफ 3 ईयर या अबर्ड. इस पनिशमेंट के लिए ऑलरेडी पनिश्ड हो चुका है. ठीक है. शैल बी गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर आइदर ऑफ दोस चैप्टर. और वह दोबारा से फिर से इन्हीं चैप्टर के अंदर ऑफेंस कमिट करता है. पहले इन चैप्टर के अंदर वो पनिश हो चुका है. कौन से ऑफेंसेस के लिए? जो 3 ईयर 3 अवर्ड 3 ईयर जो थेफ्ट एक्सेट्रा है. ठीक है. अब वो फिर से इन्हीं चैप्टर के अंदर वो कोई ऑफेंस करता है, लाइक इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, imprisonment for the like term shall be subject of every such subsequent offense. अब जो सेकंड ऑफेंस के लिए वो जो दूसरी बार वो ऑफेंस कमिट करा उन चैप्टर के अंदर, इसमें क्या होगा? अब वो उसको क्या मिलेगी? imprisonment for life और या imprisonment or either disposition term which may extend to 10 years. ठीक है. अब देखो, मान लो सपोज फॉर एग्जांपल किसी चैप्टर नंबर 10 के अंदर कोई ऑफेंस नंबर 1 है. ठीक है. और ये कमिट किया 2020 में ए ने कमिट किया. इसके लिए इसको कन्विक्ट कर दिया गया. ठीक है. कौन सा? चैप्टर नंबर 10. ये है चैप्टर नंबर 10. लेटर ऑन फिर से उसने चैप्टर नंबर 10 में फिर से उसने ऑफेंस नंबर 1 कमिट किया, या मतलब कोई एक ऑफेंस कमिट किया जो कि किस में फॉलो हो रहा है? चैप्टर नंबर 10 में. ये ऑफेंस कमिट किया इसने 2026 में. अब ये ऑफेंस प्रीवियस ऑफेंस माना जाएगा इसका. ठीक है. एंड ये सब्सिक्वेंट ऑफेंस. बट ये जो सेक्शन 13 है सिर्फ चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 17 में ही एप्लीकेबल होता है, बाकी में एप्लीकेबल नहीं होगा. ठीक है. अब ये 26 में अगर वो ऑफेंस करता है, अब इसको उस ऑफेंस के लिए जो पनिशमेंट प्रोवाइडेड अंडर दिस सेक्शन है वो नहीं मिलेगी इन दैट सेक्शन. अब मिलेगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13. इसको या तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंड टू 10 इयर्स. ठीक है. अब मान लो अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल ऑफेंस है वो 3 इयर्स है. कितनी है? 3 इयर्स है. पहले भी जो ऑफेंस किया उसने वो कौन सा किया था? 3 इयर्स. ठीक है. अब 3 इयर्स नहीं मिलेगी इसको, अब इसको एनहेंसमेंट मिलेगी पनिशमेंट की. ठीक है. क्योंकि ऑलरेडी उसने प्रीवियस वो उसी चैप्टर के अंदर ऑफेंस कमिट करता और उसके लिए उसको कन्विक्ट किया गया. कन्विक्टेड होना जरूरी है. ठीक है. लेटर ऑन फिर सेम उसने उसी चैप्टर के अंदर ऑफेंस कमिट किया, तब जाके उसको चैप्टर नंबर 10 और 17 में सब्सिक्वेंट ऑफेंस के लिए उसको क्या मिलेगी? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर एक्सटेंड टू 10 इयर्स. ठीक है. क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट आपका पनिशमेंट. नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा वो अब हम स्टार्ट करेंगे जनरल एक्सेप्शन. ठीक है. अब आपका 3 डेज हॉलीडे रहेगी. ठीक है. 13 ऐसे भी हॉलीडे आपको लोहड़ी है, और आपका 14 को मकर संक्रांति, 15 को भी आपकी क्लास नहीं होगी. अब नेक्स्ट क्लास आपकी 16 जैन को होगी. कब होगी? 16 जैन को. ठीक है. तब हम जनरल एक्सेप्शन स्टार्ट करेंगे. क्लियर?